सबसे पहले सुप्रीम डीमन एम्परर बनने के बाद मैं अपनी असली पहचान छिपाता हूँ और सारफेन से शादी कर लेता हूँ, जिस पर उसी रात मेरे अंदर डिवोर्स सिस्टम जाग जाता है। अगर मैं डिवोर्स करता हूँ तो मेरी आधी कल्चरेशन पावर उसके पास चली जाती है, लेकिन बदले में मुझे वही पावर 10 लाख गुना बढ़कर वापस मिलती है। इतनी कि इस पूरी दुनिया में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जो बात सिस्टम नहीं जानता वह यह है कि मैं पहले ही लगातार लड़ाई और किलिंग से थक चुका हूं। अब मैं सिर्फ एक शांत और आम जिंदगी जीना चाहता हूं। इसके बाद 1000 साल गुजर जाते हैं, मेरे 2 बेटियां और एक बेटा होता है और जिंदगी पूरी तरह खुशहाल फील होती है। लेकिन फिर वह दिन आता है जब सरफेन एम्परर रैंक तक पहुंच जाती है और सबके सामने मुझसे डिवोर्स की मांग करती है। मुझे एक वजह दो। जिसके जवाब में वह धीमी आवाज में कहती है, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। मैंने इमैन्युलेट एम्परर थ्रोन अवेकन किया है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे अपने सारे इमोशनल बॉन्ड्स खत्म करने होंगे। यह कहते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह मेरी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाती। जिस पर मुझे यह सब लगभग हंसी जैसा लगने लगता है। मेरे ऊपर और बच्चों के ऊपर वह पावर को चुनती है। तभी उसका मास्टर स्वर तेज आवाज में बीच में बोल पड़ता है, सरफेन, अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारी एम्परर ऑरा लगभग पूरी हो चुकी है। अगर अभी कोई रुकावट आई तो शायद तुम कभी एब्सोल्यूट पीक तक नहीं पहुंच पाओगी। लेकिन उसके बाद पूरी करने से पहले ही सिल्वारा कुछ फील करती है। एक ऐसी किलिंग इंटेंट पूरे माहौल में फैलती है कि वह वहीं ठिठक जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी पहाड़ उसके ऊपर दबाव बना रहा हो, जिस पर वह तुरंत उस दिशा में देखती है जहां से यह ऑरा आ रही होती है। और जिस इंसान की वजह से उसका खून तक ठंडा पड़ रहा होता है वह यहीं खड़ा होता है। वह मैं हूं, एक ऐसा आदमी जिसने अभी तक एम्परर रैंक भी हासिल नहीं की है। उसी समय साराफीन आगे बढ़ती है और लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इतने साल हमने साथ बिताए हैं, बस मुझे जाने दो। जिस पर मैं उसकी आंखों में सीधा देखता हूँ और अपनी विल सीधे उसकी सोल में भेज देता हूँ। बताओ, क्या कोई तुम्हें मजबूर कर रहा है? यह उसके लिए सच बोलने का आखिरी मौका होता है। सारफेन पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, उसने ग्रैंड एम्परर रियलम ब्रेक थ्रू कर लिया है, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा ताकतवर इंसान ही उसकी सोल सी में इस तरह अपनी विल घुसा सकता है। वह अविश्वास से अपने पति को देखती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से मजबूत हो जाती हैं। कोई नहीं, आई एम सॉरी। यह सुनते ही मेरा चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। तो फिर मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। इसके बाद मैं अपना हाथ उठाता हूँ और हेवेंस बॉन्ड मार्क, जो हमारे बॉन्डेड पार्टनर्स बनने के समय बना था, टुकड़ों में टूट जाता है। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, डिवोर्स कंप्लीट। सरफेन की कल्चरेशन पावर तुम्हारे मुकाबले लगभग ना के बराबर है। तुम्हारी करीब आधी पावर अब उसके पास ट्रांसफर हो रही है और अगले ही पल मेरी आधी कल्चरेशन पावर गायब हो जाती है, जिस पर सरफेन सीधे ग्रैंड एम्परर रियलम के फर्स्ट स्टेज से थर्ड सबस्टेज तक पहुंच जाती है। यह देखकर सिल्वारा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इनक्रेडिबल, यह सच में इनक्रेडिबल है। हाँ, इमैकुलेट एम्परर थ्रोन वास्तव में सारे बॉन्ड्स काटने की मांग करता है। यह डिवोर्स बिल्कुल सही फैसला था। तभी सिस्टम फिर से बोलता है, मिलियन फोल्ड कल्चरेशन रिटर्न सक्सेसफुल। हालांकि प्लेयर की आधी कल्चरेशन पावर का 10 लाख गुना इस दुनिया की क्षमता से कहीं ज्यादा है, इसलिए इसे फिलहाल प्लेयर की सोल सी में स्टोर किया जाएगा। जब भी जरूरत हो, जितनी चाहो उतनी पावर ड्रॉ कर सकते हो। फ्रेंडली रिमाइंडर, यह दुनिया प्लेयर की पूरी पावर रिलीज होने को हैंडल नहीं कर सकती। अगर पूरी पावर एक साथ रिलीज हुई तो रियलिटी तक फट सकती है, इसलिए सावधान रहिए। गलती से भी इस ग्रह के हर लिविंग बीइंग को खत्म मत कर दीजिएगा। मैं सिस्टम नोटिफिकेशन को देखता हूँ, लेकिन मुझे जरा भी खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरे सामने एक बच्चा रो रहा होता है और दूसरा पूरी तरह खामोश खड़ा होता है। डैड, क्या आप लोग सच में अलग हो रहे हो? जिस पर मैं धीरे से मोची के माथे पर हाथ फेरता हूँ। मोची, मत रो, मैं वादा करता हूँ डैड हमेशा तुमसे प्यार करेगा। अब मेरे अंदर बची हुई सारी गर्माहट सिर्फ मेरे बच्चों के लिए होती है। वहीं दूसरी तरफ सैराफीन जानती है कि इमैकुलेट एम्परर थ्रोन सिर्फ रोमांटिक बॉन्ड्स खत्म करने की मांग करता है, इसलिए वह बच्चों को अपने पास रखना चाहती है। किड्स, मैंने पहले भी तुमसे पूछा था, क्या तुमने फैसला कर लिया है? तुम मेरे साथ रहोगे या अपने फादर के साथ जाओगे? यह सुनकर LRA अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच लेती है कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं, लेकिन कोई भी बच्चा तुरंत जवाब नहीं देता। तभी सिल्वारा एक ब्लेड और एक स्वॉर्ड निकालती है। रेन, LRA, यह दोनों लेजेंडरी वेपन्स तुम्हारी मदर ने पहले से तुम्हारे लिए तैयार करवाए थे। यहाँ आओ, ये तुम्हारे हैं। अगर तुम अपनी मदर के साथ रहोगे तो तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी गिफ्ट्स और उसके रिसोर्सेज के सहारे एक दिन एम्परर रैंक तक पहुंचना तय है। जिस पर रेन, जो अब तक जमीन की तरफ देख रहा होता है, आखिरकार हिलता है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है। फादर, आई एम सॉरी, मैं मदर के साथ जाना चाहता हूँ। मैं धीरे से उसके सिर पर हाथ रखता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें गाइड नहीं कर पाऊंगा। अपनी मदर की बात सुनना और मेहनत से ट्रेनिंग करना। इसके बाद वह उठता है और सारफेन की तरफ चल देता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, सिल्वारा जल्दी से वॉरब्लेड उसके हाथ में पकड़ा देती है, जिस पर रेन उसे देखकर ऐसे खुश हो जाता है जैसे उसे जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट मिल गया हो। फिर सिल्वारा संतुष्ट मुस्कान के साथ LRA की तरफ देखती है। LRA, इधर आओ,
यह स्वॉर्ड तुम्हारी है। लेकिन यह सुनकर भी एलआरए की मुट्ठियां ढीली नहीं पड़ती। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन सार्फेन के पास पहुंचने के बाद वह अपनी मदर को घूरती है, फिर अपने भाई को पूरी नफरत भरी नजर से देखती है और अगले ही पल मुड़कर सीधे मेरी तरफ चली आती है। फादर, आपकी बेटी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। जिस पर मैं उसे देखता हूँ और मेरे अंदर जमी हुई बर्फ जैसे पिघलने लगती है। एलआरए, क्या तुम्हें यकीन है? लेकिन एलआरए अपनी मदर की तरफ देखती तक नहीं। सरफेन, मैं अभी छोटी हो सकती हूँ, लेकिन मैं सब समझती हूँ। जिस पर सरफेन समझाने की कोशिश करती है। एलआरए, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें पूरी स्थिति समझ नहीं आ रही। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर तुम अपने फादर के साथ गई तो कभी एम्परर रैंक तक नहीं पहुंच पाओगी। लेकिन एलआरए बिना हिचकिचाए जवाब देती है, तुम लोगों के बिना भी मैं खुद एम्परर रैंक तक पहुंच जाऊंगी। जैसे ही रेन कुछ बोलने की कोशिश करता है, एलआरए उसे बीच में ही रोक देती है। एक शब्द भी मत बोलो। अगर तुमने एक और बात कही तो मेरा कोई भाई नहीं रहेगा। वह पूरी तरह जानती है कि वह क्या कर रही है, क्योंकि एक ऐसी मदर के मुकाबले जो हमेशा ट्रेनिंग में व्यस्त रही, उसके फादर का प्यार कभी एक भी चीज मिस नहीं करता। यह सुनकर रेन सिर झुका लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि उसकी बहन इमोशन में बहकर गलत फैसला ले रही है। उसे यकीन होता है कि उनकी मदर के रिसोर्सेज के बिना वे दोनों अपनी जनरेशन के टॉप प्रोडिजीज कभी नहीं बन पाते। उधर आसपास खड़े लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं। सरफेन सीधे लेट स्टेज ग्रैंड एम्परर रियलम तक पहुंच गई है। इतना टैलेंट होने का मतलब है कि वह सेलेस्टियल रेल्म की सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनेगी। उसका साथ छोड़ना उस लड़की की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन सैराफीन समझ जाती है कि एलआरए अपना फैसला कर चुकी है, जिस पर वह अपनी छोटी बेटी की तरफ मुड़ती है। मोची, और तुम? मोची मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। मदर बहुत बुरी है, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। यह सुनकर सार्फेन के चेहरे पर अनगिनत भाव उभर आते हैं। मोची, इधर आओ। मैं सेलेस्टियल रियलम के सबसे मशहूर कुलिनरी मास्टर्स को हायर करूंगी। वे तुम्हारे लिए हर दिन स्वादिष्ट खाना और पेस्ट्रीज बनाएंगे। आप बुरी इंसान हो, मुझसे बात मत करो। डैड, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपनी छोटी बेटी का टूटा हुआ चेहरा देखता हूँ। मोची, अपनी आंखें बंद करो और थोड़ा आराम करो। डैड को बस एक पल चाहिए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मोची मेरी बाहों में सो जाती है, जिस पर मैं उसे एलआरए को सौंप देता हूँ और सरफेन के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ, ठंडा और पूरी तरह डिटैच्ड। कुछ देर पहले डिवोर्स फाइनलाइज होने के बाद मुझे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस पल मेरी बेटियों ने मुझे चुना, उसी पल मेरे सामने एक नई राह खुल जाती है। ग्रैंड एम्परर रियलम, इम्प्रेसिव विदडिए। उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम हमारी बेटियों से भी ज्यादा स्ट्रांग बनो। मैं इससे ज्यादा क्रूर कुछ नहीं कहता, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मैं सच में इस औरत से प्यार करता था, लेकिन अगले ही पल मैं स्वर का गला पकड़ लेता हूँ। तुमने मेरे बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए हर ट्रिक इस्तेमाल की। तुम अभी भी जिंदा सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम उसकी मास्टर हो, और क्योंकि मेरे बच्चे देख रहे हैं, वरना अब तक तुम मर चुकी होती। इसके बाद मैं उसे एक तरफ फेंक देता हूँ और अपने बेटे की तरफ मुड़ता हूँ। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। फिर मैं यारा और अपने पुराने दोस्त होल्ड के पास जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ, वापस आने का कोई इरादा नहीं है। इसे मेरा फेयरवेल समझो। यह सुनकर होल्ड की आंखों में अपराध बोध साफ दिखाई देता है, क्योंकि अभी जो दोनों लेजेंडरी वेपन्स स्वरा ने निकाले थे, वे उसी ने बनाए थे। केन, मैं भी यहाँ नहीं रुकना चाहता, चलो साथ चलते हैं। जिसके जवाब में मैं सिर हिलाता हूँ। नहीं होल्ड, मैं डीमन रियलम जा रहा हूँ, वही मेरा घर है। अपना सोल मैसेज जेड हमेशा साथ रखना। अगर कभी मुझे ढूंढना चाहो डीमन रियलम आ जाना, मैं किसी को तुम्हें लेने भेज दूंगा। अपना ख्याल रखना। इसके बाद मैं आसमान में उठता हूँ और पहली बार अपनी असली कल्टिवेशन ऑरा को खुलकर सांस लेने देता हूँ। फिर अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर आसमान में दूर निकल जाता हूँ। यह देखकर पूरा क्राउड जम जाता है। वह डीमन रियलम का इंसान है, और सिर्फ डीमन रियलम का नहीं, बल्कि पीक ग्रैंड एम्परर रियलम का एक्सपर्ट है। फिर भी वह इतने सालों से सेलेस्टियल रियलम में रह रहा था, किसी को पता कैसे नहीं चला? यह सुनकर सार्फिन की आंखें फैल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वह पूरे 1000 साल तक धोखे में रही। तभी स्वर बोल पड़ती है। सरफेन, वह आदमी डीमन रियलम से है। तुमने उसे छोड़कर बिल्कुल सही किया। जिस पल उसने तुम्हें लेट स्टेज ग्रैंड एम्परर रियलम में पहुंचते देखा, उसका ईगो टूट गया, और जब तुम पीक रियलम तक पहुंच जाओगी, तुम्हारी पावर उसे पूरी तरह कुचल देगी। जिस पर सार्फिन हल्का सा सिर हिलाती है। अब उसका टैलेंट उस स्तर तक पहुंच चुका होता है जहां वह डीमन रियलम के पिछले 10 करोड़ सालों में पैदा हुए सबसे ताकतवर डीमन एम्परर के बराबर खड़ी हो सकती है। इसके बाद करीब आधे घंटे बाद मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ सेलेस्टियल रियलम और डीमन रियलम की बॉर्डर लाइन पर खड़ा होता हूँ। लरा, मोची, हमारे सामने डीमन रियलम है, क्या तुम दोनों डर रही हो? जिसके जवाब में लरा तुरंत कहती है, डैड हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। और फिर मोची भी जल्दी से सिर हिलाती है। बिल्कुल सही, मोची को भी बिल्कुल डर नहीं लगता। यह सुनकर मैं मुस्कुराते हुए दोनों के सिर पर हाथ फेरता हूँ। तुम्हें सच में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे डैड बहुत लंबे समय से अनबीटेबल हैं। जिस पर एलआरए मुझे अजीब नजरों से देखती है। डैड, क्या आप सच में इतने अनबीटेबल हो? आपने तो हमेशा हमें सिखाया है कि दुनिया में हमेशा कोई न कोई हमसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और कभी एरोगेंट नहीं बनना चाहिए। जिसके जवाब में मैं हंस पड़ता हूँ। वह रूल तुम लोगों पर लागू होता है, लेकिन तुम्हारे डैड एक्सेप्शन है, क्योंकि मैं वही इंसान हूँ जिसके बारे में बाकी सब लोग बात करते हैं। यह सुनकर एलआरए अपना मुंह ढककर जोर से हंसने लगती है। डैड,
आप सच में बहुत शेमलेस हो। हाँ हाँ हाँ, डैड की बात में थोड़ा लॉजिक तो है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। मैं अपनी दोनों बेटियों को हंसते हुए देखता हूँ और मेरे अंदर बचा हुआ हर अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगता है। ठीक है, चलो चलते हैं। डैड तुम्हें डीमन रियलम घुमाने ले जा रहे हैं, बुलाता कहते हैं। यह सुनते ही मोची की आंखें चमक उठती हैं। डैड, डीमन रियल में अच्छा खाना बहुत मिलता है क्या? बहुत ज्यादा। और मैं एक पुराने डीमन को जानता हूँ जिसकी कुकिंग पूरी तरह लेजेंडरी है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें एक जगह ले जाना है। इसके बाद कुछ ही देर में मैं उन्हें जमीन के काफी नीचे लेकर पहुंच जाता हूँ। डैड, हम कहाँ हैं? ये मेरा पुराना वॉल्ट है जब मैं डीमन रियलम में रहता था। फिर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, रेन को अभी एक लेजेंडरी वॉबलेट मिला है ना? तो अब डैड अपनी वेपन्स तुम दोनों को देने वाले हैं। ये कहते ही मैं अंधेरे की तरफ देखकर आवाज लगाता हूँ, लिटिल शैडो, कहाँ चले गए तुम? मैंने तुम्हें यहीं रुकने को कहा था। मैं इतना इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारा कोई निशान तक नहीं है। इसके बाद मैं एक इनकेंटेशन बोलता हूँ और अगले ही पल लावा के अंदर से एक स्वॉर्ड और काले रंग का आर्मर बाहर निकल आता है। यह ब्लड मिस्ट आर्मर है। जब मैं डीमन रियलम पर रूल करता था तब यही आर्मर पहनता था। अब समय आ गया है कि यह फिर से दिन की रोशनी देखे। अगले ही पल सोर्ड मेरी हथेली में आ जाती है, जिस पर मैं LRA की तरफ मुड़ता हूँ। LRA इस लेजेंडरी सोर्ड का नाम 9 क्राउन सेलेस्टियल स्लेयर है, लेकिन मुझे इसका असली नाम ज्यादा पसंद है, ग्रज। और आज से यह तुम्हारी है। इसके बाद मैं सोर्ड की तरफ देखता हूँ। ग्रज, यह मेरी बेटी है, मेरे लिए सबसे कीमती। आज से इसकी अच्छी तरह सेवा करना। यह सुनते ही सोर्ड हल्के से कंपन करती है, जैसे उसने मेरी बात मान ली हो, जिस पर मैं मुस्कुराता हूँ। LRA, इसे ले लो। लेकिन LRA तुरंत सिर हिला देती है। डैड, मैं नहीं ले सकती, ये बहुत कीमती है और मेरी कल्चरेशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं ऐसी स्वॉर्ड चला सकूं। क्योंकि वह साफ महसूस कर रही होती है कि इस स्वॉर्ड की ऑरा उसके भाई की ब्लेड से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है। जिसके जवाब में मैं शांत आवाज में कहता हूँ, LRA, इसकी चिंता मत करो, तुम मेरे ब्लड लाइन से हो। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लायक तुम नहीं हो। सिर्फ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शायद तुम खुद नहीं चाहती। यह सुनकर LRA हंस पड़ती है। डैड, यह सुनने काफी कूल था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा फनी लगा, जिस पर मैं भी हल्का सा हंसता हूँ। तो फिर इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब हम डीमन रियलम में हैं और यहाँ मुझे खुद को थोड़ा अलग तरीके से कैरी करना पड़ेगा। ये जगह बहुत ब्रूटल है। सिटेलियल रियलम की सोशल नाइसिटीज जैसी नहीं। यहाँ सिर्फ एक चीज मायने रखती है, सबसे जोर से कौन मार सकता है। यही यहाँ का लॉ है। इसलिए डैड को यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम दोनों पूरी तरह इक्विप्ड रहो। इसके बाद मैं स्वॉर्ड उसके हाथों में रख देता हूँ। फिर मोची की तरफ मुड़ता हूँ। मोची, डैड के पास तुम्हारे लिए भी कुछ स्पेशल है। जिस पर ब्लड मिस्ट आर्मर अचानक छोटा होने लगता है और धीरे धीरे मोची की तरफ उड़ता है। डैड, क्या यह मेरे लिए है? लेकिन यह थोड़ा अगली लग रहा है। यह सुनते ही आर्मर सचमुच कांप जाता है, जिस पर मुझे हंसी आ जाती है। ब्लड मिस्ट आर्मर, सुना तुमने? मेरी बेटी को तुम्हारा यह रूप पसंद नहीं आया। अपना रूप बदलो, ऐसा बनो जिसे कोई बच्चा पसंद करे। अगले ही पल वह डरावना काला आर्मर बदलकर बेहद प्यारा और क्यूट बन जाता है, जिस पर मोची की आंखें चमक उठती हैं। मैं आर्मर को थम्स अप देता हूँ। मोची, अब पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया, सच में बहुत ज्यादा। अच्छा है, अब इसका नया नाम रखो। तुम इससे बात कर सकती हो, इसका कलर बदल सकती हो, इसे इनविजिबल कर सकती हो, छोटा या बड़ा कर सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। यह सुनकर मोची हैरान रह जाती है। वाओ, ये इतना सब कर सकता है? ठीक है, मुझे नाम सोचने दो। वह अपनी उंगली मुंह में दबाकर सोचने लगती है और फिर अचानक खुश होकर बोलती है, मिल गया, मैं इसका नाम डोनट रखूंगी। जैसे ही यह नाम रखा जाता है, ब्लड मिस्ट आर्मर ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसकी आत्मा को चोट पहुंच गई हो, जिस पर मैं हंसते हुए उसे थपथपाता हूँ। सुना तुमने? आज से तुम्हारा नाम डोनट है। आर्मर तुरंत सहमति में हिलने लगता है यह भी मान गया। वहीं दूसरी तरफ LRA पूरी तरह चुप हो जाती है। इसके बाद मैं लावा के अंदर हाथ डालकर कई डीमन क्रिस्टल्स निकालता हूँ जो कल्चरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वॉल्ट छोड़ने से पहले भी मैं सोचता रहता हूँ कि आखिर लिटिल शैडो गया कहाँ। मैंने उसे इस वॉल्ट की रक्षा करने का आदेश दिया था और मेरा इरादा था कि वह मेरी बेटियों की सुरक्षा भी करे, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिलता। इसके बाद हम अंडरग्राउंड वॉल्ट छोड़ देते हैं और मैं अपनी बेटियों को शैडो वेल सिटी लेकर पहुंचता हूं। यहाँ एक पुराना एक्वाइंटेंस रहता है। उसका कल्टीवेशन सैंक्टम मेरी बेटियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। शैडो वेल सिटी की सड़कों पर चलते हुए LRA चारों तरफ देखती है। डैड, यह सिटी मेरी इमेजिनेशन जैसी बिल्कुल नहीं है। मुझे लगा था यहाँ हर जगह केओस होगा, लेकिन तभी वह अचानक आसमान की तरफ देखकर चिल्लाती है, डैड देखो, ऊपर लोग लड़ रहे हैं। हम आसमान की तरफ देखते हैं, जहाँ कुछ आदमी एक रेड ड्रेस पहनी हुई लड़की को चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। इसे जाने नहीं देंगे, आज की रात मजेदार होने वाली है। दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, मजा बाद में, पहले वह चीज मायने रखती है जो इसके पास है। हालांकि देखने में ये काफी खूबसूरत है। यह देखकर LRA तुरंत मेरी तरफ देखती है। डैड, वे लोग उसे टारगेट कर रहे हैं, तो तुम उसकी मदद करना चाहती हो? मैं पहले से जानता हूँ कि मेरी बेटी ऐसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकती। जिस पर LRA थोड़ी झिझकती है। शायद मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। रुको, मैं अभी भी सेलेस्टियल रियलम के तरीकों से सोच रही हूँ। अगर मैंने दखल दिया और बाकी लोग भी मेरे खिलाफ आ गए तो? लेकिन मैं बिल्कुल बेफिक्र दिखाई देता हूँ। जितने भी आएंगे डैड संभाल लेंगे। जाओ
और जो करना चाहो करो, किसी बात की चिंता मत करो। बस यही सुनना LRA के लिए काफी होता है। डैड, मैं जा रही हूँ, जाओ और अपनी नई स्वॉर्ड को अच्छे से टेस्ट भी कर लेना। अगले ही पल LRA बिजली की तरह गायब हो जाती है और रेड ड्रेस वाली लड़की के पास पहुंच जाती है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, यह कहते हुए वह स्वॉर्ड घुमाती है और सिर्फ एक फ्लैश में एक अटैकर की मौत हो जाती है। यह देखकर बाकी चारों आदमी तुरंत सतर्क हो जाते हैं, खासकर तब जब वे LRA के हाथ में मौजूद स्वॉर्ड को देखते हैं। उधर रेड ड्रेस वाली लड़की की उम्मीद फिर से टूटने लगती है। एक पल पहले उसे राहत मिली थी, लेकिन अब उसे लगता है कि कोई भी मदद मुफ्त में नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ LRA अपनी स्वॉर्ड को देखकर शॉक रह जाती है। ये उसके भाई के वेपन की ही कैटेगरी की स्वॉर्ड है, लेकिन सिर्फ एक कैजुअल स्विंग ने किसी की जान ले ली। तभी कोई जोर से चिल्लाता है, सब लोग सुनो, सेलेस्टियल रियलम की एक आउटसाइडर डीमन रियलम में घुस आई है और इसने हमारे लोगों में से एक को मार दिया। इसके पास 10th टियर सोर्ड है, इसे मिलकर मार गिराओ, जो इसे मारेगा सोर्ड उसी की होगी। यह सुनते ही चारों दिशाओं से डीमन रियलम फाइटर्स टूट पड़ते हैं, लेकिन LRA बिल्कुल शांत रहती है और मुझे सोल मैसेज भेजती है, रेडी, जिसके जवाब में मैं मुस्कुराता हूँ। जितनी ताकत से चाहो अटैक करो, मुझे उसकी सुरक्षा की बिल्कुल चिंता नहीं होती, क्योंकि यहाँ मौजूद हर चीज मेरे कंट्रोल में होती है। जिस पर LRA पूरी ताकत से भीड़ के बीच टूट पड़ती है और रेड ड्रेस वाली लड़की को लोग लगभग भूल ही जाते हैं। वह LRA को चारों तरफ से घिरा हुआ देखती है। उसके सामने दो रास्ते होते हैं। अभी भागना सबसे आसान विकल्प है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह दांत भींचती है और LRA के साथ लड़ने का फैसला कर लेती है, जिस पर वह वापस बैटल में कूद पड़ती है। मैं उसे देखकर हल्का सा सिर हिलाता हूँ। बुरा नहीं, इस लड़की में ऑनर है, कम से कम भागी तो नहीं। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब महसूस होता है। रुको, ये लड़की किसी जानी पहचानी इंसान जैसी क्यों लग रही है? मैं आगे सोच ही रहा होता हूँ कि तभी एक ठंडी और खतरनाक आवाज पूरे आसमान में गूंजती है, 10th टियर स्वॉर्ड, आज का दिन सच में भाग्यशाली है, तुम दोनों इसे मुझे सौंप दो। यह सुनते ही बाकी लोग घबरा जाते हैं। बुरा हो गया, वह सीक्रेट किंग रेल्म कल्टिवेटर है, उसके सामने यह सोर्ड पाना हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन अगले ही पल उस बूढ़े आदमी की नजर मुझ पर पड़ती है और उसकी आवाज गले में अटक जाती है, ग्रैंड एम्परर रेल्म। यह जूनियर अंधा था। सीनियर, आप जारी रखिए, मैं अभी चला जाता हूँ। लेकिन मैं उसे रोक देता हूँ। रुको, मुझे अभी कुछ सेकंड पहले वाला तुम्हारा घमंडी रवैया काफी पसंद आया था। यह सुनते ही वह बूढ़ा आदमी बिना एक पल गनवाए अपनी दोनों भुजाएं खुद तोड़ देता है। मैं गलत था, कृपया दया कीजिए। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ। अच्छा है, कम से कम जरूरत पड़ने पर समझदारी दिखा लेते हो। धन्यवाद सीनियर, मेरी जान बख्शने के लिए। और अगले ही पल वह गायब हो जाता है। फिर मैं आसमान में मौजूद बाकी फाइटर्स की तरफ देखता हूँ। मेरी चिंता मत करो, तुम लोग जारी रखो। यह सुनकर LRA मन ही मन सोचती है, तो ग्रैंड एम्परर रियल फादर होने का एहसास ऐसा होता है। लेकिन उसके आसपास मौजूद फाइटर्स बेवकूफ नहीं होते। वे सभी एक साथ भागने की कोशिश करते हैं, जिस पर मैं सिर्फ अपना हाथ उठाता हूँ और अगले ही पल एक कंटेनमेंट बैरियर पूरे आसमान को सील कर देता है। नहीं, वे पूरी ताकत से बैरियर पर अटैक करते हैं, लेकिन बैरियर हल्का सा भी नहीं हिलता, जिस पर LRA और रेड ड्रेस वाली लड़की तुरंत अटैक शुरू कर देती हैं। और सिर्फ 2.5 मिनट बाद जितने भी फाइटर्स LRA पर टूट पड़े थे, उन सभी की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी होती हैं। इसके बाद LRA तेजी से मेरे पास लौट आती है। डैड, ये स्वॉर्ड मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में एक और बात चल रही होती है। मुझे इसके लिए सही कल्चरेशन टेक्निक ढूंढनी होगी और इसकी पुरानी फाउंडेशन को डेमोनिक एसेंस में बदलना होगा, क्योंकि डेमन रियलम में सेलेस्टियल रियलम की टेक्निक्स इस्तेमाल करना जरूरत से ज्यादा अटेंशन खींचता है। लेकिन तभी वॉइड के अंदर से एक ठंडी आवाज सुनाई देती है। मैंने बहुत दूर से 10th टियर स्वॉर्ड की ऑरा महसूस की थी। पहले लगा शायद मेरा अंदाजा गलत है, लेकिन लगता है मैं सही था। हाँ, आज की यात्रा बेकार नहीं गई। यह सुनते ही मेरे दिमाग में एक पुराना नाम उभर आता है, रेवेनेंट सेक्ट, और उसके साथ एक पुरानी याद भी सामने आ जाती है। मैंने इस सेक्ट के हर ग्रैंड एम्परर को अपने हाथों से खत्म किया था, लेकिन मुश्किल से 1000 साल बाद ही उन्होंने फिर से एक ग्रैंड एम्परर पैदा कर लिया। मेरे लिए तो टाइमिंग काफी अच्छी है। जिस पर सामने वाला आदमी घमंड से मुस्कुराता है। ऐसा है क्या? अगर मुझे सही याद है तो कुछ देर पहले भी किसी ने यही बात कही थी, और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उसने अचानक अपनी दोनों भुजाएं क्यों तोड़ लीं और जान बचाकर क्यों भाग गया। यह सुनते ही रेवेनेंट सेक्ट का कल्टीवेटर गुस्से से भर जाता है। तुम मौत को बुला रहे हो। रेवेनेंट सेक्ट बहुत लंबे समय से शांत बैठी है। दुनिया हमारी ताकत भूल चुकी है और आज मैं तुम्हें इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बताऊंगा कि रेवेनेंट सेक्ट फिर से अपने पीक पर लौट आई है। जिस पर मैं मुस्कुराता हूँ। वाह, सिर्फ मेरी सोड ही नहीं चुरानी है, मेरी डायलॉग भी चुराने लगे हो। लगता है रेवेनेंट सेक्ट को अभी कुछ साल और जमीन के नीचे रहना चाहिए। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही अभी तक मुस्कुरा रहा वह कल्टीवेटर अचानक महसूस करता है कि मेरा हाथ उसके गले पर कस चुका है और चाहे जितनी कोशिश कर ले वह छूट नहीं पाता। नहीं, ये नामुमकिन है। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, मजेदार बात यह है कि तुम्हारे एंसेस्टर ने भी मरने से पहले यही शब्द कहे थे। लगता है तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन बहुत कंसिस्टेंट है। मेरे इतना कहते ही उसके शरीर से भयानक काला धुआं निकलने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर काली राख में बदल जाता है। यह देखकर रेड ड्रेस वाली लड़की स्तब्ध रह जाती है।
वह क्या था? ऐसी डार्क एनर्जी जिसने मिड स्टेज ग्रैंड एम्परर को एक ही पल में खत्म कर दिया। लेकिन मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और वापस मोची के पास आ जाता हूँ। मोची, क्या तुम डर गई थी? जिसके जवाब में मोची गर्व से सिर हिलाती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो अभी डैड बहुत कूल लग रहे थे। यह सुनकर मैं अपनी छोटी बेटी को देखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, मेरे इस छोटे ट्रेजर में सच में कुछ खास है, आखिर यह मेरी ब्लड लाइन से जो है। लेकिन तभी पूरे आसमान में डरावने स्टॉर्म क्लाउड्स छा जाते हैं और उनके साथ एक गूंजती हुई बुजुर्ग आवाज सुनाई देती है। मेरे सिटी में मारने की हिम्मत किसने की? अगले ही पल एक भारी दबाव पूरे इलाके पर उतर आता है, जिस पर आसपास मौजूद लोग घबरा जाते हैं। सिटी लॉर्ड आ गए, जिसने भी ये किया है अब उसका अंत तय है। दूसरा व्यक्ति तुरंत कहता है, तुम जानते भी हो वह कौन है? शैडो सिटी का लॉर्ड, पूरे डीमन रियलम के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है, पीक ग्रैंड एम्परर रियलम। लेकिन यह सुनकर मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। ये बूढ़ा अभी भी शो ऑफ करना नहीं भूला। इसके बाद बादलों के बीच से एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतरती है। कौन सा तुच्छ प्राणी इतनी हिम्मत करता है? अपना नाम बताओ। जिस पर मैं आराम से जवाब देता हूँ, तुम्हारा ग्रैंडफादर। अब नीचे आओ और रिस्पेक्ट दिखाओ। यह सुनते ही वह गुस्से से भर उठता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन अगले ही पल वह अचानक रुक जाता है। रुको, क्या मैं सही देख रहा हूँ? और उसके साथ ही पूरे आसमान से स्टॉर्म क्लाउड्स और प्रेशर गायब हो जाते हैं। फिर वह सीधे मेरे पास उतरता है और जोर से हंस पड़ता है। मुझे पता था, तुम मुसीबतों के पुतले इतने सालों से कहाँ गायब थे? मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। जिस पर मैं मोची की तरफ इशारा करता हूँ। मोची, यही वह ओल्ड डीमन है जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसकी कुकिंग पूरी तरह लेजेंडरी है। यह सुनते ही मोची की आंखें चमक उठती हैं। वहीं ओल्ड डीमन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। रुको जरा, ये दोनों तुम्हारी बेटियां हैं? अब समझ आया कि तुम डीमन रियलम में क्यों नहीं मिले। तुम तो इतने साल सेलेस्टियल रियलम में विमेन के पीछे घूम रहे थे। यह सुनते ही मैं उसे एक किक मारता हूँ, लेकिन जेफर बिल्कुल नहीं हिलता, बल्कि उसके चेहरे पर पुरानी यादों वाली मुस्कान आ जाती है। इस बार मैं हमेशा के लिए वापस आया हूँ, मेरे लिए रहने की जगह का इंतजाम कर दो, मैं यहीं बसना चाहता हूँ। यह सुनते ही जेफर उत्साह से उछल पड़ता है। यस यस यस, अब पलटने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास बात करने के लिए एक भी ढंग का इंसान नहीं था, और अब तुम वापस आ गए हो, साथ में इतनी प्यारी और खूबसूरत बेटियां भी लाए हो। अब इस जगह में फिर से जान आ जाएगी। तभी मुझे कुछ याद आता है और मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। नीचे आओ। यह सुनते ही रेड ड्रेस वाली लड़की घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल वह मेरे सामने खड़ी होती है और कांप रही होती है। तुम्हारा नाम क्या है? जिसके जवाब में वह झुककर कहती है, इस जूनियर का नाम सेना है। उसका सरनेम सुनते ही मैं तुरंत पहचान जाता हूँ कि वह कौन है। तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह है? जिस पर वह चुप हो जाती है। फिर मैं आगे कहता हूँ, मेरी बेटी डीमन रियल में नई है, उसे यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तुम दोनों लगभग एक ही उम्र की हो, इसलिए मुझे चाहिए कि तुम उसे डीमन रियलम घुमाओ। यह सुनते ही सेना को ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने उसे बचने का मौका दे दिया हो। वह जल्दी जल्दी सिर हिलाती है। बिल्कुल, आज से तुम हमारे साथ रहोगी। इसके कुछ समय बाद शैडो वेल सिटी के बीचों बीच मौजूद एक शांत कोर्टयार्ड में जेफर गर्व से मुस्कुराता है। तो बताओ कैसा लगा? आमतौर पर यहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ, लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो यह जगह तुम्हारी है। मैं चारों तरफ नजर दौड़ाता हूँ और फिर भौहें सिकोड़ लेता हूँ। क्या यह सच में तुम्हारा घर है? जिस पर जेफर हंस पड़ता है। क्या करूं? मैं तुम्हारे घर में इतना रहा कि आखिर में पूरा घर ही कॉपी कर लिया। यह सुनकर मैं सिर हिलाकर हंस देता हूँ। तभी मोची अपना पेट थपथपाती है। डैड, मुझे थोड़ी भूख लगी है। जिस पर मैं जेफर की तरफ देखता हूँ। चलो अब अपना टैलेंट दिखाओ। यह सुनते ही जेफर की आंखें चमक उठती हैं। आखिरकार मेरा मोमेंट आ ही गया। मोची, जेफर अभी इंग्रेडिएंट्स लेकर आता है। अगले ही पल वह गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड वापस आसमान में दिखाई देता है। उसके हाथ में एक डीमन बीस्ट होता है जिसका आकार पूरे कोर्टयार्ड जितना बड़ा होता है। उस शाम डिनर के बाद मैं और जेफर साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जिस पर जेफर मुझे घूरते हुए कहता है, यूं स्पेस में मत देखते रहो, बच्चे सो चुके हैं, अब सिर्फ हम दोनों हैं, ड्रिंक करते रहो। मैं धीरे से एक लंबी सांस छोड़ता हूँ, जिस पर जेफर गंभीर हो जाता है। केन, हम एक दूसरे को हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार सालों से जानते हैं। मैं पहचान सकता हूँ जब तुम्हारे दिल में कुछ दबा हुआ होता है। तो इन दोनों की मदर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मैं उसकी तरफ देखता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहता। यह देखकर वह सिर हिलाता है। ठीक है, भूल जाओ कि मैंने पूछा था। आज सिर्फ ड्रिंक करते हैं, हम दोनों पीते रहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास होता है कि मुझे यह बात किसी से कहनी होगी। मैं गहरी सांस लेता हूँ। उनकी मदर ने मुझे डिवोर्स दे दिया। यह सुनते ही जेफर पूरी तरह जम जाता है। रुको, कोई वुमन तुम्हें डिवोर्स कैसे दे सकती है? इसके बाद मैं उसे पूरी कहानी बताता हूँ, और जब मैं सब खत्म करता हूँ तो मेरे सीने से एक भारी बोझ उतर जाता है। लेकिन जेफर कुछ देर तक चुप रहता है। फिर वह धीरे से कहता है, उस वुमन से ज्यादा फूलिश कोई नहीं हो सकता। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसने क्या खोया है। इसके बाद शराब के असर में जेफर थोड़ा आगे झुकता है। केन, हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ, शायद कहती हूँ, अगर किसी दिन उसे एहसास हो जाए कि वह गलत थी,
तो क्या तुम उसे माफ कर सकते हो? आखिर वह तुम्हारे बच्चों की मदर है। मैं उसकी आंखों में सीधा देखता हूँ। तुम मुझे सबसे बेहतर जानते हो। ये सवाल तुम्हें कभी नहीं पूछना चाहिए था। जिस पर जेफर हल्का सा हंस देता है। ठीक है, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। फिर अचानक उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। वैसे तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। एक लड़की थी जो हर साल तुम्हें ढूंढने यहाँ आती थी, खासकर फ्रॉस्ट। वह पूरे 1000 साल तक डीमन रेल्म में तुम्हें ढूंढती रही, यहाँ तक कि सेलेस्टियल रेल्म भी गई, लेकिन वहां उसने गलती से अपनी डीमन रेल्म आइडेंटिटी उजागर कर दी। फिर ग्रैंड एम्परर्स के एक ग्रुप ने उस पर एम्बुश कर दिया। वह बुरी तरह घायल होकर वापस लौटी और उसे ठीक होने में बहुत समय लगा। वह लड़की सच में तुमसे प्यार करती है। यह सुनकर मेरे दिमाग में एक खास महिला की छवि उभरती है। जिंदा बच गई, यही काफी है। जिस पर जेफर तुरंत बोल पड़ता है, इतनी अच्छी वुमन, उसे एक मौका क्यों नहीं देते? मैं भौं उठाता हूँ। क्या बात है, फिर से मैचमेकर बनने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनते ही जेफर हाथ उठा देता है। ठीक है, मान लो मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद मैं टॉपिक बदल देता हूँ। मेरी कल्चरेशन टेक्निक मेरी बेटी के लिए सही नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी टेक्निक उसके लिए काम करती है या नहीं। जिस पर जेफर तुरंत जवाब देता है, यह तो आसान है। तुम्हारी बेटी मतलब मेरी बेटी। अगर ये टेक्निक काम नहीं करती तो मैं पूरे डीमन रियलम का कोना कोना छान मारूंगा, लेकिन उसके लिए सही टेक्निक जरूर ढूंढूंगा। उधर उसी समय एलआरए के कमरे में। एलआरए, मुझे नींद नहीं आ रही। जिस पर एलआरए अपनी छोटी बहन के बाल सहलाती है। क्या हुआ? मोची कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं मदर से नफरत करती हूँ। मुझे पता है करती हूँ, लेकिन फिर भी। एलआरए उसके सिर पर हाथ फेरती है। उनके बारे में मत सोचो, हमारे पास डैड है, यही काफी है। जिस पर मोची धीरे से पूछती है, एलआरए, क्या हम मदर से फिर कभी मिलेंगे? मिलेंगे? कब? जब हम दोनों ग्रैंड एम्परर रियलम तक पहुंच जाएंगे, तब हम साथ जाकर उनसे मिलेंगे। मोची की आंखें चमक उठती हैं। सच में? जिस पर एलआरए की आंखों में दृढ़ता दिखाई देती है। और उस दिन मैं उन्हें खुद हराऊंगी और दिखाऊंगी कि उनका फैसला गलत था। यह सुनकर मोची भी मुट्ठी भींच लेती है। ठीक है, तो फिर मोची भी मेहनत से ट्रेनिंग करेगी, हम दोनों मिलकर उन्हें हराएंगे। अगली सुबह मैं अपनी दोनों बेटियों को ट्रेनिंग हॉल में लेकर जाता हूँ। जेफर, टेक्निक पास डाउन करो। एलआरए जेफर के सामने क्रॉस लेग्ड बैठ जाती है और जेफर की उंगलियों से हल्की रोशनी निकलने लगती है। लेकिन तभी एलआरए अचानक बोल पड़ती है, जेफर, क्या आप उस छोटे लाइटनिंग बॉल को थोड़ा दूर कर सकते हो? उसकी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा है। यह सुनकर जेफर मेरी तरफ देखता है और मैं सपाट आवाज में कहता हूँ, ये मैनेज हो जाना चाहिए। जिस पर जेफर तुरंत सिर हिलाता है। कुछ देर बाद एलआरए गहरे फोकस में चली जाती है, लेकिन तभी सबसे आखिरी इंसान जिससे मैं ऐसी उम्मीद करता, वह मोची होती है, जो कभी ट्रेनिंग में दिलचस्पी नहीं दिखाती। वह अचानक मेरी तरफ देखती है और कहती है, डैड, मैं भी ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। मैं उसे हैरानी से देखता हूँ। जिस पर जेफर कहता है, मोची को एक बार ट्राई करने दो, और फिर वह सिर हिलाता है। टेक्निक पास करने के बाद जेफर एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ मुड़ता है। एलआरए की सिचुएशन मुझे सच में फ्रॉस्ट की याद दिलाती है। अभी वह उसके लेवल तक नहीं पहुंची है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल ब्लॉक है वो बिल्कुल वैसा ही है, और उस चीज के बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिस पर वह आगे कहता है, तुम्हें पता है, तुमने उस समय फ्रॉस्ट को रिजेक्ट किया था, उसकी वजह भी यही पर्सनैलिटी थी, है ना? और अब तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल उसी जैसी है। बस करो। इसके बाद मुझे अचानक कुछ याद आता है। वैसे मैं तुमसे कल एक बात पूछना भूल गया था, क्या इन सालों में तुम्हें लिटिल शैडो कहीं दिखाई दिया है? जिस पर जेफर जवाब देता है, असल में हाँ, क्योंकि उसने मेरा सबसे अच्छा वेपन थंडरसम स्मोक ब्लेड चुरा लिया था। यह सुनते ही मेरा चेहरा लाल पड़ जाता है। और फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वह सीधे मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, साफ साफ सुन लो, तुम्हें मेरी थंडरसम स्मोक ब्लेड वापस लानी होगी, और वो बीस्ट तुम्हारा बॉन्डेड क्रिएचर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अभी कहाँ है। बॉन्ड का आधा हिस्सा तो मैंने उस समय ही सेवर कर दिया था जब मैं यहाँ से गया था। ये सुनकर जेफर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। करीब 2.5 मिनट बीत जाते हैं, जिस पर एलआरए अपनी आंखें खोलती है। डैड, ये टेक्निक अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ थोड़ा अजीब भी फील हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या। मैं अपना हाथ उसके सिर पर रखता हूँ और ध्यान से चेक करता हूँ। कुछ देर बाद मैं कहता हूँ, यह टेक्निक तुम्हारे साथ लगभग 90% कंपैटिबल है, लेकिन पूरी तरह नहीं। कोई बात नहीं, डैड तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर टेक्निक ढूंढ लेगा। लेकिन तभी एलआरए पूछती है, डैड, मोची जो कर रही है, क्या वो सच में काम कर रहा है? जिस पर जेफर उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को पहली कोशिश में ऐसा रिजल्ट मैनिफेस्ट करते हुए नहीं देखा। डैड, क्या मैं कुछ बहुत इंप्रेसिव कर रही हूँ? हाँ, जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं था। यह सुनकर मैं तुरंत एलआरए की तरफ मुड़ता हूँ। एलआरए, हिम्मत मत हारना, डैड तुम्हारे लिए बेहतर टेक्निक जरूर ढूंढेगा। जिस पर एलआरए चुपचाप सिर हिला देती है। बाद में कोर्टयार्ड में जेफर मुझे अलग ले जाता है। मुझे सच में लगता है कि तुम्हें एलआरए को फ्रॉस्ट की कल्चरेशन टेक्निक ट्राई करवानी चाहिए। फिर से वही बात, अगर ये सिर्फ मेरी मैच मेकिंग वाली बात नहीं है और दोनों सच में इतने सिमिलर हैं, तो शायद वह टेक्निक उसके लिए परफेक्ट मैच हो सकती है। ये सुनकर मैं कुछ देर सोचता हूँ, क्या तुम्हारा अभी भी उससे कांटेक्ट है? हाँ है, हालांकि उसका टेम्पर पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो गया है, खासकर उसके वेपन चोरी होने के बाद। यह सुनते ही मुझे सब समझ आ जाता है। अब समझ आया,
इतने सालों तक तुम मुझे उसके साथ रहने के लिए पुश करते रहे क्योंकि वो तुम्हें धमका रही थी, है ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसे एक सोल मैसेज भेजो, उसे यहाँ आने के लिए कहो। यह सुनकर जेफर साफ तौर पर राहत की सांस लेता है। आखिरकार अब मुझे रोज रोज ये काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ 15 मिनट बाद ही मोची खिड़की की तरफ इशारा करती है। डैड, बाहर बर्फ गिर रही है, जबकि कुछ पल पहले तक मौसम बिल्कुल साफ था। और उसी समय खिड़की के बाहर सफेद कपड़ों में एक फिगर दिखाई देता है, फ्रॉस्ट। जेफर ने कहा था कि तुम्हारे पास कोई जरूरी खबर है, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? लेकिन फ्रॉस्ट अंदर नहीं आती है, क्योंकि वह उस जगह को डिस्टर्ब करने से डर रही होती है जिसके बारे में वह सालों से सपने देखती आई है। तभी अंदर से एक आवाज आती है, अंदर नहीं आओगी? और अगले ही पल फ्रॉस्ट कमरे के अंदर दिखाई देती है। तुम इतने सालों तक कहाँ थे? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने क्या क्या झेला है? यह देखकर जेफर सिर हिलाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो इसे ऐसा बिहेव करने पर मजबूर कर सकते हो। जिस पर फ्रॉस्ट मेरी तरफ देखती है। तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो। असल में मैं काफी बदल गया हूँ। इसके बाद वह मेरी बगल में खड़ी दोनों लड़कियों की तरफ देखती है। और ये दोनों मेरी बेटियां हैं, वो हैं मोची और एलआरए। इन्हें आंट फ्रॉस्ट कहकर बुलाओ। यह सुनते ही फ्रॉस्ट अचानक खून की एक घूंट उगल देती है और मैं साफ तौर पर चौंक जाता हूँ। मैंने उसका इंट्रोडक्शन इस वजह से करवाया था, लेकिन इतना बड़ा रिएक्शन आएगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। कमरे का माहौल अचानक बहुत अजीब हो जाता है। एलआरए, मोची को लेकर अपने कमरे में जाओ, ठीक है? जिस पर एलआरए मोची को लेकर वहां से चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ हम 3 लोग बचते हैं। जेफर हम दोनों को देखता है। मैं कुछ काम करके आता हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो। यह कहकर वह भी निकल जाता है। जिस पर मैं फ्रॉस्ट की तरफ देखता हूँ। तुम ठीक हो? वह अपने होंठों से खून साफ करती है। मैं ठीक हूँ। फिर वह धीरे से पूछती है, तुमने सेलेस्टियल रेल्म में शादी कर ली थी? मैं सिर हिला देता हूँ। दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत हैं और बहुत प्यारे भी। आखिर तुम्हारे बच्चे जो हैं। जिस पर जेफर की गैर मौजूदगी में भी वह एक्टिंग जारी रखती है। तो इन बच्चों की माँ कहाँ है? हमारा डिवोर्स हो चुका है। यह सुनते ही फ्रॉस्ट की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक भर जाती है। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन बड़ी मुश्किल से वह अपनी मुस्कान छुपा पाती है। तो तुम उसके पास वापस नहीं जाओगे? नहीं, टूटा हुआ आईना दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। यह सुनकर फ्रॉस्ट तुरंत अपना सिंपैथेटिक मोड ऑन कर लेती है। बिल्कुल सही। एक बार रिलेशनशिप टूट जाए तो वापस पहले जैसा नहीं होता, लेकिन इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। हालांकि अंदर ही अंदर वह सोच रही होती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले किसी और से प्यार किया था। जब तक वह चैप्टर खत्म हो चुका है तब तक सब पॉसिबल है। जिस पर वह आगे पूछती है, तो अब इन दोनों बच्चों के पास कोई मदर फिगर नहीं है, क्या तुमने इनके लिए नई माँ ढूंढने के बारे में सोचा है? उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठते हैं। मैं गहरी सांस छोड़ता हूँ। शायद किसी दिन, लेकिन अभी मेरा किसी भी रोमांटिक चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। समझ गई। लेकिन जब भी तुम इनके लिए नई माँ ढूंढने का फैसला करो मुझे बताना। मैं किसी को जानती हूँ जो इसके लिए परफेक्ट होगी। यह सुनकर मैं तुरंत टॉपिक बदल देता हूँ। जिस वजह से मैंने जेफर को तुम्हें बुलाने के लिए कहा था वह कुछ और है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे बीच इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। सीधे बोलो। मेरी बड़ी बेटी को डीमन रियलम की कल्चरेशन टेक्निक चाहिए। मैं ऐसी टेक्निक ढूंढ रहा हूँ जो उसके लिए पूरी तरह सूटेबल हो। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम्हारी टेक्निक काम करेगी। इतनी सी बात। मैं अभी उसे टेक्निक दे देती हूँ, फिर देखते हैं। यह सुनकर फ्रॉस्ट समझ जाती है कि यह उसके लिए एक मौका है। अगर वह इन दोनों बच्चों का दिल जीत लेती है तो एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। कुछ देर बाद फ्रॉस्ट एलआरए के कमरे में पहुंचती है। अरे वाह, तुम दोनों क्या कर रही हो? मैं डीमन रेल्म के बारे में सीख रही हूँ। जो भी जानना हो आंट फ्रॉस्ट से पूछ लेना। मुझे इस जगह का हर कोना पता है। थैंक यू आंट फ्रॉस्ट। अरे, इसकी जरूरत नहीं है। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, वैसे तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी कल्चरेशन टेक्निक दूं। जब भी तुम तैयार हो हम शुरू कर सकते हैं। जिस पर एलआरए तुरंत क्रॉस लेग्ड बैठ जाती है। फ्रॉस्ट अपनी उंगली के सिरे पर एक परफेक्ट क्रिस्टल स्नोफ्लेक बनाती है। उसकी फ्लॉलेस शेप को देखकर एलआरए के अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। कुछ पल बाद एलआरए आंखें खोलती है। ये बिल्कुल सही लग रहा है, एक भी चीज अजीब नहीं लग रही। मैं अपना हाथ उसके सिर पर रखकर ध्यान से चेक करता हूँ। सही कहा, यह टेक्निक तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। अब से इसी से कल्टीवेट करना। लेकिन उससे पहले डैड को तुम्हारी पुरानी सेलेस्टियल रियलम फाउंडेशन कन्वर्ट करनी होगी। इसके बाद मैं फ्रॉस्ट और मोची की तरफ देखता हूँ। तुम दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। डैड, मैं भी? हाँ, अपनी सिस्टर को डिस्टर्ब मत करो। फिर मुझे कुछ याद आता है। तुम्हें फ्रोजन वाटरमेलन चाहिए था ना? आंट फ्रॉस्ट से मांग लो। ये आंट फ्रॉस्ट, चलो। यह कहकर मोची बिना सोचे समझे फ्रॉस्ट का हाथ पकड़ लेती है और उसी पल फ्रॉस्ट का पूरा शरीर हल्का सा कांप जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने इस तरह उसका हाथ न पकड़ा था। कुछ देर बाद मोची फ्रोजन वाटरमेलन खाती हुई दिखाई देती है। मोची, यह सोल मैसेज जेड रख लो। जब भी और चाहिए हो आंट फ्रॉस्ट को कांटेक्ट कर लेना। जिस पर मोची अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से से मुंह साफ करती है। डील। यह फ्रोजन वाटरमेलन बहुत अमेजिंग है। और फिर वह दोबारा खाने में लग जाती है। यह देखकर फ्रॉस्ट थोड़ा और करीब आने की कोशिश करती है। मोची, क्या तुम्हें ठंडी चीजें इतनी पसंद है? खास तौर पर नहीं, मुझे तो बस टेस्टी चीजें पसंद है। यह सुनते ही फ्रॉस्ट तुरंत नोट कर लेती है, यह बच्ची पूरी तरह फूडी है। मोची, आंट फ्रॉस्ट सबसे अच्छी कुक नहीं है,
लेकिन मैं सीख सकती हूँ। अब से मैं तुम्हारे लिए हर तरह की चीजें बनाऊंगी, ठीक है? यह सुनकर फ्रॉस्ट कुछ पल के लिए चौंक जाती है। फिर वह कहती है, तो फिर आंट फ्रॉस्ट तुम्हारे लिए डीमन रियलम की स्पेशल डिशेस लेकर आएगी। डीमन बॉल्स कैसी रहेंगी? उनकी स्मेल ही तुम्हारा दिमाग उड़ा देगी। यह सुनते ही मोची की आंखें चमक उठती हैं। यस आंट फ्रॉस्ट, आज से आप डीमन रियलम में मेरी सेकंड बेस्ट फ्रेंड हो। जिस पर फ्रॉस्ट सिर टेढ़ा करके पूछती है, और फर्स्ट कौन है? ऑब्वियसली जेफर। यह सुनते ही फ्रॉस्ट भड़क उठती है। जेफर, तुम गए काम से। उसी समय बाहर निकल रहा जेफर अचानक अपनी रीढ़ रस में ठंडक फील करता है। इधर आओ। क्या मैंने अब क्या किया? जिस पर फ्रॉस्ट उसे स्टोन पवेलियन की तरफ खींच ले जाती है। उसका पूरा एक्सप्रेशन बर्फ जैसा ठंडा हो चुका होता है। मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। जेफर हल्का सा कांप जाता है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं कर सकती? मैं इतने समय से तुम्हारे लिए अच्छी बातें ही कर रहा हूँ। तुम इस पर यकीन करना मुश्किल है। ठीक है ठीक है, अच्छे काम का यही रिवॉर्ड मिलता है। जो जानना है पूछ लो। कुछ देर बाद जेफर उसे सारी बातें बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद फ्रॉस्ट पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। कोई तरीका नहीं। वह औरत सच में हैरान कर देने वाली हद तक बेवकूफ थी। सही कहा, मैंने भी यही सोचा था। लेकिन अगले ही पल फ्रॉस्ट खुद को रोकती है। नहीं, मुझे उसे बेवकूफ नहीं कहना चाहिए। अगर उसने सच में उसकी वैल्यू की होती तो मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। और फिर वह धीरे से मुस्कुराती है। और केन को मैं जितना जानती हूँ वह कभी वापस नहीं जाएगा। जिसका मतलब है कि तुम्हें बस थोड़ा एफर्ट करना है, और अगर ऐसा किया तो उसके दिल में जगह बनाने के चांसेस सच में काफी अच्छे हैं। तुम जानते हो क्या, अब मुझे लगने लगा है कि तुम उतने भी बुरे नहीं हो। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जिस पर जेफर तुरंत चुप हो जाता है। करीब आधे घंटे बाद मैं सफलतापूर्वक ALRA की कल्टीवेशन फाउंडेशन को डीमन रियलम के साथ कंपैटिबल फाउंडेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। इतना ही नहीं, इस प्रोसेस में मैं उसे एक पूरा मेजर रियलम भी ऊपर पहुंचा देता हूँ। इसके बाद मैं ALRA को लेकर गार्डन में आता हूँ। वहां पहुंचकर मैं फ्रॉस्ट और मोची को एक साथ हंसते और खेलते हुए देखता हूँ, जिस पर मैं कुछ पल के लिए रुक जाता हूँ। तुम दोनों की तो काफी अच्छी बन गई। जिस पर फ्रॉस्ट हंसते हुए कहती है, वह क्यूट भी है और स्मार्ट भी। ऐसे में मेरी उससे कैसे नहीं बनेगी। फिर वह तुरंत मोची की तरफ देखती है। मोची, जल्दी अपने डैड को बताओ, डीमन रियलम में तुम्हारा नंबर 1 फ्रेंड कौन है? यह सुनकर मैं और LRA एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये औरत सच में काफी खतरनाक है। लेकिन तभी मेरी सोल मैसेज जेड और स्पेशियल स्टोरेज दोनों एक साथ वाइब्रेशन करने लगते हैं। मैं तुरंत उन्हें निकालता हूँ। मैसेज होल्ड का था, जो सेलेस्टियल रियलम में मेरा पुराना दोस्त है। केन, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता। क्या मैं डीमन रियलम आ सकता हूँ? जिस पर मैं पूछता हूँ, हुआ क्या है? जब तुम यहाँ से गए तब सबको पता चल गया कि तुम डीमन रियलम से हो, और क्योंकि सब जानते हैं कि हमारी कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, अब लोग कह रहे हैं कि मैंने सेलेस्टियल रियलम को बेट्रे किया है। उनका कहना है कि डीमन रियलम का स्पाई अंदर लाने वाला मैं था। यह सुनकर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, उन्हें मैंने जो कहना है कहने दो। तुमने अपना फैसला कर लिया है, सीधे सेलेस्टियल रियलम और डीमन रियलम की बॉर्डर वॉल तक पहुंचो, फिर मुझे मैसेज भेजना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। डील। फिर होल्ट अचानक कुछ याद करता है। एक बात बताना भूल गया, तुम्हारी फॉर्मर सिस्टर इन लॉ यारा भी मेरे साथ आने की जिद कर रही है। मैं सिर हिला देता हूँ, क्योंकि यारा हमेशा मेरे और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती आई थी। सोल मैसेज खत्म होते ही मेरी दोनों बेटियां मेरे पास आ जाती हैं। क्या होल और यारा यहाँ आने वाले हैं? मैं सिर हिलाता हूँ, जिस पर दोनों के चेहरे एक्साइटमेंट से चमक उठते हैं। लेकिन फ्रॉस्ट ये सुनते ही अपनी आंखें सिकोड़ लेती हैं। परफेक्ट, मैं भी देखना चाहती हूँ कि उस औरत की सिस्टर कैसी है। उधर सेलेस्टियल रियलम के एक भव्य हॉल के अंदर, सेराफिन, क्या तुम चाहती हो कि मैं बच्चों तक कोई मैसेज पहुंचाऊं? जिस पर सेराफिन अपनी आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती है और फिर धीमी आवाज में कहती है, उन्हें बता देना कि उनकी माँ की अपनी जिंदगी है, और उनसे कहना कि मुझसे नफरत मत करें। इसके बाद वह कुछ पल रुकती है, और तुम भी अपना ध्यान रखना, जल्दी वापस आना। जितना ज्यादा समय तुम डीमन रियल में रहोगे उतना ज्यादा खतरा होगा। यह सुनकर यारा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसका पूरा मूड पूरी तरह गिर चुका था। अगले दिन होल्ट और यारा दोनों बॉर्डर वॉल पर पहुंच जाते हैं, जिस पर होल्ट सोल मैसेज जेड निकालता है। केन, हम बॉर्डर वॉल तक पहुंच गए हैं, तुम कहाँ हो? मैसेज भेजने के कुछ समय बाद ही उनके सामने अचानक एक फिगर प्रकट होता है। मुझे देखते ही होल्ट मुस्कुरा देता है। डेमन रियलम में पहली बार आया हूँ, बेहतर होगा कि तुम हमें सेफ रखो। मैं हल्का सा हंसता हूँ। रिलैक्स, डेमन रियलम में अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। चलो, लड़कियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कुछ देर बाद मैं सबको वापस कोर्टयार्ड में ले आता हूँ। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के बाद फ्रॉस्ट अचानक मेरी तरफ इशारा करती है। ओह हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गई। मैं भी इनकी एडमायर हूँ। यह सुनते ही पूरा माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। मैं अविश्वास से फ्रॉस्ट की तरफ देखने लगता हूँ, जिस पर होल्ट हंस पड़ता है। हाँ, लगता है केन यहाँ आकर और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन अगले ही पल होल्ट फ्रॉस्ट को ध्यान से देखने लगता है। रुको जरा, क्या ये वही डीमन रियलम फाइटर नहीं है जिसे एक बार सेलेस्टियल रियलम के कल्टीवेटर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था? यह सुनकर मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि बात किस तरफ जा रही है। तुम लोग बहुत लंबा सफर तय करके आए हो, जरूर थक गए होगे, पहले थोड़ा आराम कर लो। लेकिन तभी होल्ट अचानक पूछता है, केन, क्या सच में तुम्हारा और सेराफिन का सब खत्म हो चुका है? अगर मैं किसी भी तरह मदद कर सकता हूँ तो पूरी कोशिश करूंगा। आखिर तुम दोनों को मिलाने वाला मैं ही था। मैं सिर हिला देता हूँ। जरूरत नहीं है, जो हो गया उसे जाने दो, ठीक है?
जिस पर होल्ट मुस्कुराता है। तो फिर मैं यहीं बस जाऊंगा। वैसे भी मुझे हमेशा से वेपन फोर्जिंग पसंद रही है। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे लिए एक फोर्जिंग रूम बनवा दो, मैं खुश हूँ। फिर उसकी नजर मोची और एलआरए पर जाती है। सबसे जरूरी बात, मुझे तुम्हारी दोनों बेटियां सच में बहुत पसंद हैं। मैं इन्हें हेल्दी तरीके से बड़ा होते देखना चाहता हूँ। यह कहते हुए उसकी आंखों में दर्द की एक झलक गुजरती है, क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ कि होल्ट की भी एक बेटी थी, लेकिन वह बहुत छोटी उम्र में ही दुनिया छोड़ गई थी। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फोर्जिंग रूम बनवा दूंगा। तुम डीमन रियल में नए हो, मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी पूरी देखभाल हो। होल्ट हंस पड़ता है। मैं सिर्फ फायदा नहीं उठा सकता। जब भी तुम्हें कोई वेपन फोर्स करवाना हो मेरे पास आ जाना, मैं फ्री में करूंगा। मैं भी मुस्कुरा देता हूँ। डील। और यह बात तुमने खुद कही है, मैं इस फ्री लेबर का पूरा फायदा उठाने वाला हूँ। कुछ देर बाद मैं हॉलवे में पहुंचता हूँ। उसी समय यारा एलआरए के कमरे से बाहर निकलती है। केन, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ? मैं कुछ पल रुकता हूँ और फिर सिर हिला देता हूँ। इसके बाद हम दोनों गार्डन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फ्रॉस्ट यह सब देख लेती है और तुरंत जेफर की तरफ मुड़ती है। उसकी सिस्टर उससे अलग हो चुकी है, फिर भी वह उसे उसी नाम से क्यों बुला रही है और अकेले में उसके साथ क्यों जा रही है? उसे पता नहीं ये कैसा दिखता है। जिस पर जेफर परेशान होकर कहता है, इतनी बड़ी बात क्या है? वह सालों से उसे इसी नाम से बुलाती आई है। ये आदत अचानक थोड़ी खत्म हो जाएगी। तुम आखिर हो किसकी साइड पर? यह सुनते ही जेफर के माथे पर पसीना आ जाता है। तुम कभी मेरी बात सुनती नहीं हो, इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ। उधर बैक गार्डन में मैं अपनी फॉर्मर सिस्टर इन लॉ यारा की तरफ देखता हूँ। मुझे पहले से अंदाजा था कि वह क्या कहने वाली है, और सच में अगले ही पल यारा पूरे 90 डिग्री तक झुक जाती है। केन, मुझे माफ कर दो, मेरी सिस्टर की तरफ से। मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। मुझे पता था कि उसका इरादा बुरा नहीं है। उठो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे सेराफिन ने पाला है, इसलिए मैं किसी भी इंसान से बेहतर जानती हूँ कि उसके लिए पावर कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। मैं सिर हिलाता हूँ। बस करो, जो हो गया वह हो गया, अब वापस नहीं जा सकते। लेकिन यारा और ज्यादा सिर झुका लेती है। फिर वह कहती है, केन, मैं रेन और नॉक्स की तरफ से भी माफी मांगना चाहती हूँ। यह सुनकर मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ। क्या यह लड़की पैदा ही माफी मांगने के लिए हुई है? जिस पर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ठीक है, अगर माफी मांगनी है तो थोड़ी सिंसियरिटी भी दिखाओ। यारा का एक्सप्रेशन बदल जाता है। मुझे बताइए क्या करना है, मैं कर दूंगी। मैं मजाक में कह देता हूँ। तो फिर आज से यहीं रहो और कभी वापस मत जाना। कर सकती हो? लेकिन अगले ही पल यारा सिर उठाकर गंभीरता से कहती है, क्या मैं पहले वापस जाकर सबसे ठीक तरह से विदा ले सकती हूँ? यह सुनते ही मैं लगभग खांस पड़ता हूँ। अरे यार, मैं मजाक कर रहा था। माफी स्वीकार है, अब खुश? सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे साथ क्या किया जाए। लेकिन यह सुनकर यारा थोड़ी डिसअपॉइंटेड दिखाई देती है। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुकता और सीधे कोर्टयार्ड की तरफ लौट जाता हूँ। वहां पहुंचते ही मैं देखता हूँ कि होल्ट अपने हाथ में पकड़े डिवाइन वेपन को घूर रहा था। मुझे देखते ही वह भागकर मेरे पास आता है। ये तुम्हें कहां से मिला? इसके पीछे की फोर्जिंग स्किल और इसमें इस्तेमाल हुई फोर्बिडन टेक्निक्स का लेवल, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। सच कहूं तो इसे बनाने वाला तुमसे काफी बेहतर है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें सिखाने के लिए मना सकता हूँ। यह सुनते ही होल्ट की आंखें चमक उठती हैं। सच में? इतना स्किल्ड इंसान वह मुझे सिखाने के लिए तैयार होगा? मैं कंधे उचकाता हूँ। अगर उसने मना किया तो मैं उसे पीट कर मना लूंगा। उस हिस्से की चिंता मत करो। जिस पर होल्ट तुरंत सिर हिलाता है। किसी को पीट कर सिखाने पर मजबूर करना थोड़ा गलत लगता है, और जहां तक मेरा अंदाजा है ऐसी चीज फौज करने वाला कम से कम पीक ग्रैंड एम्परर लेवल का होगा। क्या तुम पक्के तौर पर उसे हरा सकते हो? तभी बगल से जेफर बोल पड़ता है, होल, बस इस पर भरोसा करो। डेमन रियलम में कोई भी केन को मना नहीं करता जब तक कि उसे पिटना पसंद ना हो। यह सुनकर होल्ट और यारा दोनों पूरी तरह स्टंट रह जाते हैं। कुछ देर बाद होल्ट जोर से हंस पड़ता है। बहुत बढ़िया, ऐसे में मैं स्काईफॉल एबिस जाकर कुछ अच्छे मटेरियल्स भी ले आता हूँ। इसके बाद मैं यारा और बाकी लोगों की तरफ इशारा करता हूँ। वैसे जिसने भी अभी तक ग्रैंड एम्परर रियलम हासिल नहीं किया है वह मेरे साथ चले। नीचे एक ऐसी जगह है जो तुम्हारे शरीर को क्लींस कर सकती है। बाद में ग्रैंड एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैं जेफर की तरफ मुड़ता हूँ। जेफर, तुम्हारे पास क्रेग का सोल मैसेज मार्क होना चाहिए। उसे मैसेज भेजो, उसे यहाँ बुलाओ और कहो कि एक फॉर्जिंग रूम बनाने में मदद करे। बोलना ये मेरी रिक्वेस्ट है। जिस पर जेफर तुरंत सिर हिला देता है। इसके बाद मैं चारों को लेकर वहां से निकल जाता हूँ। कुछ समय बाद जेफर सोल मैसेज जेड निकालता है। हे क्रेग, मैं क्रेग बोल रहा हूँ। और फिर से तुम? बहुत बढ़िया, बाय। रुको, क्या इस बार मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ? तो फिर कौन बुला रहा है? और कौन? वही, अभी तुरंत यहाँ। उसे फॉर्जिंग से जुड़ी मदद चाहिए, साथ में तुम्हें एक फॉर्जिंग रूम भी बनाना है। क्रेग तुरंत शक भरी आवाज में कहता है, फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? पिछली बार भी तुमने यही कहा था कि वह वापस आ गया है सिर्फ मुझे वहां घसीट कर ले जाने के लिए, और ऊपर से मैंने तुम्हारे लिए वेपन फोर्स भी किया था। तुम्हें लगता है मैं दोबारा इस जाल में फंस जाऊंगा? जिस पर जेफर तुरंत कहता है, इस बार सच में वह वापस आ चुका है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं।
वो तो तुम पहले ही साबित कर चुके हो। यह सुनकर जेफर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर वह कहता है, मुझ पर भरोसा नहीं है? फ्रॉस्टेड से पूछ लो, वह यही मेरे साथ है। जिस पर अगले ही पल फ्रॉस्ट की आवाज सुनाई देती है। ये सच है, वह सच में वापस आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आता है, वाह जेफर, काफी चालाक हो गए हो। इस बार उसकी आवाज की नकल नहीं की, बल्कि फ्रॉस्ट को इस्तेमाल कर लिया। इंप्रेशन अच्छा था, लेकिन मैं फिर भी नहीं आ रहा। जिस पर फ्रॉस्ट तुरंत हंस पड़ती है, हिम्मत है तो खुद आकर मिल लो। और अगले ही पल कनेक्शन कट जाता है। उधर डीमन रियलम के पूर्वी बंजर इलाके के ऊपर आसमान में खड़ा मैं अपने आसपास के परिचित नजारों को देख रहा होता हूँ। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। यहीं से सब शुरू हुआ था। यही वह जगह थी जहां मैं पहली बार डीमन रियलम का सबसे ताकतवर इंसान बना था। यहीं मुझे सेलेस्टियल स्लेइंग ब्लैक फ्लेम मिली थी, जो एक ग्रैंड एम्परर को भी एक ही पल में खत्म कर सकती थी। इसके बाद मैं चारों की तरफ मुड़ता हूँ। इस बार मेरा एक्सप्रेशन पूरी तरह गंभीर हो चुका था। अब ध्यान से सुनो, सब लोग मेरे पास ही रहोगे। अंदर और गहराई में जाने के बाद कोई भी मेरी एनर्जी बैरियर से बाहर नहीं जाएगा। वहां की डिमोनिक फ्लेम्स तुम्हें जिंदा निगल जाएंगी। इसके बाद मैं एलआरए को अलग बुलाता हूँ। एलआरए, अपनी छोटी बहन पर नजर रखना, उसे कहीं भागने मत देना। लेकिन इससे पहले कि एलआरए कुछ कहे, मोची तुरंत बोल पड़ती है, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल गुड गर्ल बनकर रहूंगी। चारों में से सेना सबसे अच्छी तरह जानती थी कि स्काईफॉल एबिस कितना खतरनाक है। कई पीक ग्रैंड एम्परर्स यहाँ अपनी जान गंवा चुके थे। इसके बाद मैं बिना कुछ कहे चारों को अपनी शक्ति से घेर लेता हूँ, और अगले ही पल हम रोशनी की एक किरण की तरह नीचे की ओर गिरने लगते हैं। दूर से यह देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? सीधे स्काईफॉल एबिस के सेंटर में उड़कर जा रहे हैं। क्या इनका दिमाग खराब हो गया है? लेकिन मैं जरा भी नहीं रुकता, उल्टा मेरी स्पीड और बढ़ जाती है। पलक झपकते ही मैं सभी को लगभग 3 मील की गहराई तक ले आता हूँ, जिस पर मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ, और अगले ही पल 30 फीट के रेडियस में एक विशाल लाइट शील्ड बन जाता है। यहीं रहकर कल्टीवेट करो। मैं और नीचे मटेरियल्स ढूंढने जा रहा हूँ। किसी भी हालत में इस शील्ड से बाहर मत निकलना। अगर कोई आसपास आ भी जाए तो उसे इग्नोर करना, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। ठीक है डैड, मोची यहीं वेट करेगी। यह कहकर मैं और गहराई में उतर जाता हूँ। अपनी पिछली पीक स्ट्रेंथ पर भी मैं सिर्फ 35 मील नीचे तक पहुंच पाया था, लेकिन अब जब मैं वापस आया हूँ, मेरा इरादा बिल्कुल नीचे तक पहुंचने का था, और जितना ज्यादा हो सके स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड इकट्ठा करने का भी। कुछ ही पलों में मैं 25 मील की गहराई पार कर जाता हूँ, और तभी मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखाई देता है। एक महिला, जिसकी एरे आर्ट्स पर पकड़ बेहद असाधारण थी। मैं उसे बस एक झलक भर देखता हूँ और उसके आगे निकल जाता हूँ। उसी समय वह महिला अपने पास से गुजरी काली रोशनी को फील करती है। असंभव, इस गहराई तक कोई ऐसे कैसे उड़ सकता है? लेकिन तब तक मैं आगे निकल चुका था। कुछ देर बाद मैं 35 मील की गहराई तक पहुंच जाता हूँ। यही वह जगह थी जहां पिछली बार मैंने सारा स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड निकाल लिया था। मैं नीचे की तरफ देखता हूँ। अब देखते हैं कि पिछली बार से दोगुनी ताकत के साथ मैं कितना नीचे जा सकता हूँ। 2.5 मिनट बाद मैं 45 मील की गहराई तक पहुंच जाता हूँ। इस दौरान मैं स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड के 2 विशाल टुकड़े भी इकट्ठा कर चुका था। मैं नीचे झांकता हूँ। लगता है यह एबिस लगभग 50 मील पर खत्म होता है, लेकिन दोगुनी ताकत अब कम पड़ने लगी है। शायद अब मुझे 3 गुना ताकत इस्तेमाल करनी होगी। अगले ही पल मेरी कल्टीवेशन पावर 3 गुना बढ़ जाती है, और तुरंत पहले वाला दबाव गायब हो जाता है। रॉ पावर से बेहतर कुछ नहीं। करीब 15 मिनट बाद मैं स्काईफॉल एबिस के बिल्कुल तल तक पहुंच जाता हूँ, और वहां का नजारा देखकर मेरी आंखें चमक उठती हैं। सबसे नीचे बीचों बीच एक विशाल स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड का टुकड़ा तैर रहा था। इतना बड़ा टुकड़ा कि उससे अनगिनत चीजें फोर्स की जा सकती थीं। मैं उसके पास पहुंचकर ध्यान से देखने लगता हूं, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसके बिल्कुल सेंटर में एक अर्ध पारदर्शी एनर्जी मास धड़क रहा था, मानो उसके अंदर कोई जीवित चीज मौजूद हो। तो इसके अंदर सच में कोई जीवित प्रेजेंस है? और तभी वह एनर्जी मास अचानक मेरे ऊपर एक भयानक फोर्स ब्लास्ट छोड़ देता है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। तो छोटा सा जीव जिंदा भी है और काफी गुस्सैल भी। मैं एक हाथ उठाता हूँ और वह फोर्स ब्लास्ट पल भर में बिखर जाता है। चलो देखते हैं तुम आखिर हो क्या। जिज्ञासा में मैं उसके और करीब जाने लगता हूँ, लेकिन हर कदम के साथ वह एनर्जी मास और ज्यादा शक्ति छोड़ता है, मानो पूरी कोशिश कर रहा हो कि मैं उसके पास न पहुंचूं। काफी जिद्दी हो, लेकिन क्या सच में लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? आखिरकार मैं उसके बिल्कुल सामने पहुंच जाता हूँ और ब्लैक फ्लेम को उसके ऊपर रख देता हूँ, जिस पर वह एनर्जी मास तुरंत शांत हो जाता है। पहले भी जब मैं स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड इकट्ठा करता था, तब सेलेस्टियल स्लेइंग ब्लैक फ्लेम से उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ता था, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता था कि यह चीज आखिर है क्या। इसे साथ ले चलता हूँ, शायद किसी और को इसके बारे में कुछ पता हो। उधर 3 मील नीचे वही महिला जिसे मैंने 25 मील की गहराई पर देखा था, लाइट शील्ड के सामने खड़ी थी। वह उत्सुकता से उसे देख रही थी। यह आखिर है क्या? इतनी कम कल्टीवेशन वाले लोग इसके अंदर जिंदा कैसे हैं? लेकिन तभी उसकी नजर अचानक यारा पर टिक जाती है और अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रुको, उस लड़की के पास इनेट अरे फिजिक है। चाहे किसी का अरे टैलेंट कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, वह इनेट अरे फिजिक की बराबरी नहीं कर सकता। क्या यह शील्ड उसी ने बनाया है? ऐसा टैलेंट अगर स्टूडेंट बन जाए तो वह मेरी सबसे बड़ी लेगेसी होगी। यह सोचकर वह यारा की तरफ बढ़ती है।
लेकिन जैसे ही वह करीब आती है उसका एक्सप्रेशन ठंडा हो जाता है। रुको, इसकी एनर्जी तो सेलेस्टियल रेल्म की है। उसी समय यारा अपनी आंखें खोल देती है और सामने खड़ी लाल कपड़ों वाली महिला को देखती है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? जिस पर महिला तुरंत अपना रवैया बदल देती है। माफ करना, मैंने सेलेस्टियल रियलम की एनर्जी महसूस की, इसलिए कुछ देर के लिए अपना कंट्रोल खो दिया। असल में मैंने तुम्हारे अंदर इनेट अरे फिजिक महसूस किया है और मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के बारे में सोच रही हूँ। क्या तुम मेरी पूरी एरे लेगेसी इनहेरिट करना चाहोगी? यह कहते हुए वह अपनी एरे आर्ट्स की शक्ति दिखाती है और उसे देखकर यारा पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। सेलेस्टियल रियलम में उसने जितने भी एरे मास्टर्स देखे थे उनके मुकाबले यह महिला आसमान और जमीन का फर्क रखती थी। यारा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप सीरियस हैं? आप सच में मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहती हैं? बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपनी मौजूदा कल्टीवेशन छोड़कर डीमन रियलम टेक्निक्स से शुरुआत करनी होगी। यह सुनते ही यारा का चेहरा उतर जाता है, लेकिन तभी एलआरए तेज आवाज में उसे पुकारती है। यारा कुछ देर सोचती है, क्या केन के वापस आने तक इंतजार कर सकती हैं? वह कब लौटेगा? और ये शील्ड क्या तुमने बनाया है? वह किसी काम से गए हैं? जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और शील्ड उनकी बनाई हुई है? यह सुनते ही लाल कपड़ों वाली महिला चौंक जाती है। इतना असाधारण अरे उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसका नाम एम्बर था, डीमन रेल्म की सबसे ताकतवर अरे मास्टर। जिज्ञासा में वह शील्ड को छू लेती है और अगले ही पल एक भयानक शक्ति उसके ऊपर टूट पड़ती है। एम्बर तुरंत अपनी सबसे मजबूत डिफेंस एक्टिवेट कर देती है, लेकिन एम्परर ऑरा के टकराते ही आसमान और जमीन दोनों अंधेरे में डूब जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वह अपनी सीमा तक पहुंच जाती है। उसके दिल में पछतावा भर जाता है और तभी उसके पीछे एक फिगर प्रकट होता है। मैं शांत लेकिन ठंडी आवाज में पूछता हूँ, ब्लेड से तुम्हारा क्या रिश्ता है? डेमन रियलम के सबसे बड़े अरे मास्टर, क्या तुम उसकी स्टूडेंट हो? एम्बर अपनी आखिरी बची हुई ताकत से जवाब देती है, नहीं, वह मेरा जूनियर है। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकलते हैं सारा दबाव गायब हो जाता है, जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, अगर तुम उसकी सीनियर हो और अभी मैंने तुम्हारे अंदर कोई हॉस्टिलिटी महसूस नहीं की तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। एम्बर आखिरकार राहत की सांस लेती है, लेकिन जब वह सिर उठाकर मुझे देखती है तो तुरंत जम जाती है। ये वही इंसान है जिसे मैंने 25 मील की गहराई पर देखा था। इसके बाद मैं एलआरए के पास जाता हूँ और उससे पूरी कहानी सुनता हूँ। सब समझने के बाद मैं यारा की तरफ मुड़ता हूँ। अगर तुम इन्हें अपना मास्टर बनाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी कल्चरेशन छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास एक तरीका है। यारा कुछ देर चुप रहती है। मैं चाहती तो हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि वह असल में किस बात को लेकर परेशान है। अगर तुम सार्फेन और नॉक्स की वजह से रुक रही हो तो रुकना बंद कर दो। सार्फेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पावर है। अगर तुम उसे कहो कि तुम यहाँ और ताकतवर बनना चाहती हो तो वह मान जाएगी। और जहां तक नॉक्स की बात है उसे मैं छोड़ देता हूँ। हालांकि मेरे मन में एक और वजह भी थी। अगर यारा यहाँ रहती है तो बच्चों का ध्यान रखने वाला एक भरोसेमंद इंसान और मिल जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद यारा आखिर कहती है, मुझे थोड़ा सोचने दो, वैसे भी अभी वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। उधर एम्बर एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और अंदर ही अंदर वह खौल रही थी। स्टूडेंट तो मैं बनाने आई थी, लेकिन यहाँ कोई मुझसे पूछ तक नहीं रहा। जब एम्बर आखिरकार सिर उठाती है तो वह देखती है कि मैं पहले से उसके सामने खड़ा हूँ। हम शैडो सिटी की तरफ जा रहे हैं, साथ चलोगी? जिस पर एम्बर तुरंत सिर हिलाकर हाँ कहती है। और मेरी राय में तुम्हारी अरे आर्ट्स उस बूढ़े ब्लेड से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। फिर उसने कभी तुम्हारा जिक्र मुझसे क्यों नहीं किया? जिस पर वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हें अब तक पता चल ही गया होगा, मेरा जूनियर हमेशा स्पॉटलाइट में रहना पसंद करता है। उसे डर रहता है कि कहीं मैं डीमन रियलम की नंबर 1 अरे मास्टर वाली उसकी पोजीशन न छीन लूं, इसलिए वह मेरे बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहता। इसके बाद वह आगे कहती है, वैसे भी मैं हमेशा अपनी रिसर्च में इतनी बिजी रही कि फेम की कभी परवाह ही नहीं की। यह सुनकर मैं पूरी तरह स्पीलेस रह जाता हूँ। वह बेशर्म बूढ़ा आदमी मेरी सोच से भी ज्यादा खराब निकलता है। आधे घंटे बाद मैं शैडो वेल सिटी के कोर्टयार्ड में वापस पहुंचता हूँ। जैसे ही मेरी नजर क्रेग पर पड़ती है मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। क्रेग, तुम सच में आ गए? जिस पर क्रेग कहता है, सच कहूं तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। शुक्र है फ्रॉस्ट ने खुद मुझे सोल मैसेज भेजा, वरना मैं ये सब मिस कर देता। फिर जेफिर बोलता है, मैंने इस जिद्दी बूढ़े आदमी को बताया था कि तुम वापस आ गए हो, लेकिन यह किसी भी हालत में यकीन करने को तैयार नहीं था। जिस पर क्रेग पूरी मासूमियत से कहता है, तुम्हें नहीं पता जेफिर कितनी बार झूठ बोल चुका है। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। यह सुनकर मैं ऑकवर्ड तरीके से हंस देता हूँ। तभी मोची दौड़ती हुई आती है। डैड, ये कौन है? मैं जवाब देता हूँ, इनका नाम क्रेग है। ये मेरे पुराने दोस्त हैं। तुम इन्हें जो चाहो बुला सकती हो। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं होती कि मोची सीधे क्रेग की तरफ मुड़कर जोर से चिल्लाती है, ग्रैंडपा क्रेग। जिस पर मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ, जबकि क्रेग भी बुरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। ये तुम्हारी बेटी है? साइड में खड़ी एलरा भी तुरंत बोल पड़ती है, ग्रैंडपा। दोनों का ये डबल अटैक पड़ते ही क्रेग पूरी तरह ढेर हो जाता है। फिर वह जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों कमाल हो। ग्रैंडपा क्रेग को तो ये भी नहीं पता था कि तुम लोग एग्जिस्ट करती हो। मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉपर गिफ्ट नहीं लाया तो इसकी भरपाई कर देता हूँ। इसके बाद वह 2 शानदार स्वॉर्ड निकालता है।
ये मेरी सबसे बेहतरीन 10th टियर सोर्ड्स हैं। इन्हें ग्रैंडपा क्रेग की तरफ से वेलकम गिफ्ट समझो। मैं अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखता हूँ जो अभी भी हिचकिचा रही होती हैं, जिस पर मैं कहता हूँ ले लो, लेकिन तभी मेरे चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। वैसे एक एक से काम नहीं चलेगा, अच्छी चीजें ज्यादा हों तो और बेहतर होता है ना? वे दोनों ग्रैंडपा भी फ्री में नहीं आए थे, क्यों ना दो और मांग लें ताकि यारा और सेना को भी दे सकें। हाँ हाँ, जितनी चाहो ले लो, तुम्हारे ग्रैंडपा के पास हर चीज की भरमार है, खासकर वेपन्स की। यह सुनते ही मोची और लरा खुशी से बोल उठती हैं, थैंक यू ग्रैंडपा क्रेग, जिस पर क्रेग की मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। ये देखकर फ्रॉस्ट और जेफर दोनों पूरी तरह स्टंडेड रह जाते हैं। ये वही कंजूस बूढ़ा आदमी है जो आज ऐसा बिहेव कर रहा है। जब मेरी बेटियां अपने नए वेपन्स संभाल लेती हैं तब मैं क्रेग को एक तरफ ले जाता हूँ। इस बार मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने की सबसे बड़ी वजह किसी से मिलवाना है। ये होल है सेलेस्टियल रियलम से मेरा अच्छा दोस्त। क्या तुम दोनों ने बात कर ली? जिस पर क्रेग तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। हमने बस छोटा सा इंट्रोडक्शन किया है। फिर मैं कहता हूँ मुझे तुम्हारी जरूरत है। होल के लिए कुछ आइटम्स फोर्स करो और अपना एक्सपीरियंस भी उसे पास ऑन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। रुको, तुम्हें फॉर्जिंग करवानी है? इसका मतलब तुम्हें फिर से कोई रेयर मटेरियल मिल गया? एक मास्टर फॉर्जर के लिए मिस्टीरियस मटेरियल से ज्यादा एक्साइटिंग और कुछ नहीं होता। जिस पर मैं जवाब देता हूँ इस बार काफी कुछ मिला है, देखो इससे क्या बना सकते हो। यह कहते हुए मैं स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड का पूरा ढेर बाहर निकाल देता हूँ। इसे देखते ही क्रेग की आंखें चमक उठती हैं। आज के बाद मैं सिर्फ दुनिया का सबसे महान फॉगर नहीं रहूंगा, मैं इतिहास का सबसे महान फॉगर बन जाऊंगा। ऐसा स्टैंडर्ड जिसे कोई कभी पार नहीं कर पाएगा। जिस पर मैं संतुष्ट होकर सिर हिला देता हूँ। पहले की तरह पहले हिसाब लगाओ कि कितने आइटम्स फोर्स हो सकते हैं, फिर ब्लूप्रिंट्स लेकर आना, उसके बाद मैं चुनूंगा। इसके बाद मैं यारा और एम्बर के पास पहुंचता हूँ। तुम दोनों आराम से बात कर लो। जिस पर सेराफिन गहरी सांस लेकर कहती है, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। स्काईफॉल एबिस में यारा अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी, लेकिन एम्बर से बात करने और मोची से 10th टियर स्वॉर्ड मिलने के बाद उसका फैसला पूरी तरह बदल चुका था। दूसरी तरफ सेराफिन गहरी सांस लेकर तुरंत नॉक्स को सोल मैसेज भेजती है, वहां क्या चल रहा है? यारा किसी खतरे में तो नहीं है? जिस पर जवाब आता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा हुआ है। मुझे एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिला है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। केन की मदद से मैंने इनेट अरे फिजिक अवेकन कर लिया है। ये शब्द सुनते ही नॉक्स, रेन और टो वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही सब लोग इनेट अरे फिजिक का नाम सुनते हैं पूरा माहौल शांत हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? इनेट अरे फिजिक, क्या वो सिर्फ लेजेंड्स में मौजूद नहीं था? मैं पूरी तरह श्योर हूँ। जिस पर यारा पूरी कहानी शुरू से आखिर तक उन्हें बताती है। यह सुनते हुए सेराफिन की भौहें और सिकुड़ती जाती हैं। ये सब कुछ जरूरत से ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, और ये महिला भी उसी इंसान की सीनियर निकलती है जिसे केन जानता है। जिस पर यारा कड़वी मुस्कान के साथ कहती है, ये सब केन की वजह से है, और सच कहूं तो मुझे भी ये बात हाल ही में पता चली। वह कुछ पल रुकती है। किसने सोचा था कि मेरा फॉर्मर ब्रदर इन लॉ वही लेजेंडरी इटर्नल नाइट डीमन एम्परर निकलेगा? जिस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सेराफेन ने पूरी जिंदगी मेहनत की, केन तो उससे भी कहीं ऊपर से अपनी जर्नी शुरू करता है। तभी नोक्स, जो हमेशा केन की बुराई करता आया है, बोल पड़ता है, उसमें इतना खास क्या है? वह डीमन रियलम का सिर्फ एक पीक ग्रैंड एम्परर है। एक दिन सेराफेन उसे पार कर जाएगी, वह इटर्नल नाइट डीमन एम्परर के बराबर खड़ी होगी। यह सुनकर यारा के इमोशंस बेहद कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। बेहतर होगा कि वह सच्चाई न बताए, वरना सेराफीन का पूरा विश्वास उसी पल टूट जाएगा। इसलिए वह सिर्फ इतना कहती है, केन यहाँ बेहद पावरफुल है। जिस पर नॉक्स बेचैन होकर कहता है, रुको यारा, क्या उस आदमी ने तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ किया है? तुम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? यह सुनते ही यारा फट पड़ती है। मुझे अच्छी तरह पता है केन कैसा इंसान है। साफ सुन लो, अगर तुमने उसके बारे में एक और बुरा शब्द कहा तो मेरा कोई भाई नहीं है। मामला बिगड़ता देखकर सेराफिन तुरंत बीच में बोलती है, यारा शांत हो जाओ, अभी के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं, इस बारे में बाद में फिर बात करेंगे। यह कहकर वह सोल मैसेज खत्म कर देती है, लेकिन यारा उसकी सोच समझ जाती है और तुरंत होल को मैसेज भेजती है। सेलेस्टियल रियलम में कुछ गड़बड़ है, लेकिन होल को जवाब नहीं देता। जिस पर नॉक्स दांत भींचते हुए कहता है, कुछ न कुछ जरूर गलत है। फिर वह कहता है, रुको मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, शायद वह बिजी होगा। तभी पूरे समय चुप बैठा रेन अचानक बोलता है, मॉम, मुझे लगता है यारा सच कह रही है, डैड ऐसे इंसान नहीं है। जिस पर नोक्स ठंडी आवाज में कहता है, रेन, ये मत समझो कि तुम अपने पिता को जानते हो। तुम्हारी माँ के अलग होने से पहले क्या तुमने कभी सोचा था कि वह डीमन रियलम से हैं? यह सुनकर रेन चुप हो जाता है, लेकिन तभी सोल मैसेज अचानक एक्टिवेट हो जाता है। सेराफिन, इतनी जल्दी क्या है? कुछ काम था? हाँ, मुझे सिर्फ एक बात कंफर्म करनी है। मेरी बहन अचानक वहां हमेशा के लिए रहने की बात कर रही है। इसके बाद सेराफिन यारा से सुनी हुई पूरी बात दोबारा होल को बताती है। क्या यह सब सच है? जिस पर होल तुरंत बोल पड़ता है, एक एक शब्द सच है, चिंता मत करो,
तुम्हारा एक्स यहाँ डरावनी हद तक पावरफुल है, और कुछ अगर नहीं तो मुझे वापस काम पर जाना है। यह सुनकर सेराफीन के अंदर बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। होल, क्या तुम सच में जो कह रहे हो वह सब सच है? जिस पर होल नाराज होकर कहता है, सेराफीन, ये मेरे साथ गलत है। मैंने तुमसे कब झूठ बोला? अगर भरोसा नहीं है तो मैसेज करने की जरूरत ही क्या थी? यह कहकर होल कनेक्शन काट देता है। दूसरी तरफ सेराफीन गहरी सोच में डूब जाती है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। यारा को वापस आना होगा, चाहे सिर्फ एक बार के लिए ही सही। जिस पर नॉक्स आह भरते हुए कहता है, हालात देखकर तो नहीं लगता कि वह वापस आएगी। यहाँ तक कि होल भी। लेकिन सेराफीन उसकी बात बीच में ही काट देती है। सच्चाई जानने का सिर्फ एक तरीका है, उसे वापस बुलाओ और अपनी आंखों से देखो। अगर सब सच निकला तो हम उसे जाने देंगे। करीब 15 मिनट बाद यारा मुझे अकेले ढूंढ लेती है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं हमेशा के लिए यहीं रहने वाली हूँ। लेकिन सेराफीन को लगता है कि यह फैसला मेरा अपना नहीं है, इसलिए मुझे एक बार वापस जाना होगा। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ। यारा, तुम्हारा यहाँ रहना सबसे अच्छा आउटकम होगा। जाओ, तुम कब निकलना चाहती हो? अभी। मैं सिर हिलाता हूँ और एक ही वॉइड स्टेप में उसे डीमन रेल्म और सेलेस्टियल रेल्म की सीमा तक ले जाता हूँ। केन, यहाँ तक काफी है। ठीक है, जब सब खत्म हो जाए तो मुझे सोल मैसेज भेज देना। इसके बाद हम दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। 1 घंटे बाद यारा अपनी बहन के सामने पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि हॉल में 2 अजनबी पहले से खड़े हैं। उनमें से एक ऑल्ड्रिच है, सेलेस्टियल रेल्म का नंबर 1 अरे मास्टर, और दूसरा एक पीक ग्रैंड एम्परर है जो सोल कल्टीवेशन में स्पेशलाइज करता है। यह देखकर यारा हल्की सी आह भरती है। उसे पहले से पता चल चुका है कि आगे क्या होने वाला है। सेराफीन, मैं यहाँ सिर्फ ये दिखाने आई हूँ कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ और तुम्हें खुद अलविदा कह सकूं। अब जब दोनों काम हो चुके हैं तो मुझे चलना चाहिए। लेकिन सेराफीन उसे रोक देती है। रुको, इससे सिर्फ यह साबित होता है कि तुम सुरक्षित हो, यह साबित नहीं होता कि तुम्हें धोखा नहीं दिया गया। यह सुनते ही यारा के शरीर से एक अजीब सी चमक निकलने लगती है। तो खुद देख लो, ये इन्नेट अरे हाइफन फिजिक है या नहीं। लेकिन उसी समय ऑल्ड्रिच की आंखों में गहरी छिपी हुई लालच साफ दिखाई देती है। वह सिल्वारा की तरफ एक नजर डालता है और सिल्वारा तुरंत उसका इशारा समझकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। जिस पर सिल्वारा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया, लेकिन क्या अरे आर्ट सीखने के लिए तुम्हें सच में डीमन रेल्म तक जाने की जरूरत है? इसके बाद वह ऑल्ड्रिच की तरफ इशारा करती है। मैं तुम्हारा परिचय करवाती हूँ ऑल्ड्रिच से, जो सेलेस्टियल रेल्म के सबसे महान अरे मास्टर हैं। जिस पर ऑल्ड्रिच घमंड से मुस्कुराता है। सिल्वारा बिल्कुल सही कह रही है। डीमन रेल्म का नंबर 1 अरे मास्टर आखिर है ही क्या? उसे मेरे सामने आने दो, मैं उसे एक कीड़े की तरह कुचल दूंगा। यह सुनकर यारा इस घमंडी और खुद पर फूले हुए ऑल्ड्रिच को घूरने लगती है, जबकि उसके अंदर गुस्से की लहर उठने लगती है। मुझे एक बार आपका सबसे पावरफुल अरे फॉर्मेशन देखने का मौका मिला था, लेकिन अगर उसकी तुलना डीमन रियलम वाले अरे फॉर्मेशन से की जाए तो सच कहूं वह उसके सामने काफी कमजोर पड़ता है। अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। यह सुनते ही अल्ड्रिक के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन वह खुद को रोकता है। ठीक है, मैं किसी जूनियर के साथ बहस करने जितना नीचे नहीं गिरूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि भविष्य में तुम ऐसी बातें नहीं करोगी। जिस पर सिल्वारा समझ जाती है कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है, इसलिए वह तुरंत बात घुमा देती है। ठीक है, अगर तुम सच में अपने फैसले को लेकर पूरी तरह श्योर हो तो कम से कम अपनी बहन को चैन से रहने दो। क्यों ना ये एल्डर तुम्हारा सोल रीडिंग कर ले? फिर वह मुस्कुराकर पूछती है, क्या कहती हो? यारा के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला देती है। कर लीजिए। जिस पर वह एल्डर आगे बढ़ता है। उसकी उंगली की नोक पर सुनहरी रोशनी की एक पतली धारा इकट्ठा होने लगती है, जो अगले ही पल सीधे यारा के दिमाग में प्रवेश कर जाती है। कुछ पल बीतते हैं, फिर एल्डर चुपचाप सिल्वारा को एक प्राइवेट सोल मैसेज भेजता है। सिल्वारा, उसकी सोल पूरी तरह साफ है। यह सुनते ही सिल्वारा का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। एल्डर, वही करो जो मैंने पहले कहा था। अगले ही पल एल्डर जोर से बोलता है, मैंने कंफर्म कर लिया है, तुम्हारी बहन पर एक खास सोल मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल की गई है। यह सुनते ही यारा सब कुछ समझ जाती है, उसे सिल्वारा ने फंसाया है। जिस पर सिल्वारा तुरंत मौका पकड़ लेती है। मुझे पहले से ही कुछ गलत लग रहा था सेराफेन, हम यारा को डीमन रियलम वापस नहीं जाने दे सकते। सेराफेन की भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं। यारा, मुझे शुरू से ही लग रहा था कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। कुछ समय के लिए सेलेस्टियल रियलम में ही रुक जाओ प्लीज। यह सुनते ही यारा का दिल टूट जाता है। सेराफेन, तुम मेरा दिल तोड़ रही हो, क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है? जिस पर सारा तुरंत बीच में बोल पड़ती है, क्या अपनी बहन से ऐसे बात करते हैं? तुम्हें समझना चाहिए कि वह सिर्फ तुम्हारे भले के लिए यह सब कर रही है। यही वह आखिरी बात होती है जो यारा को पूरी तरह भड़का देती है। सिल्वारा, मैं बहुत पहले से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरी बहन और केन के अलग होने में तुम्हारा पूरा हाथ था, और अब तुम हमारे बीच भी दरार डालने की कोशिश कर रही हो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? यह सुनते ही सारा का चेहरा काला पड़ जाता है। सेराफिन, यारा को देखो, वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए डीमन रियलम गई थी और उसकी हालत देखो। अगर तुमने उसे वापस जाने दिया तो बाद में पछताओगी। जिस पर यारा अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरा सोल मैनिपुलेशन हुआ है? शायद तुम्हारे पूरे परिवार का हुआ होगा। यह सुनकर सेराफिन पूरी तरह जड़ हो जाती है। उसने कभी यारा को इस हालत में नहीं देखा था। यारा, तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि तुम क्या कह रही हो? जिस पर यारा बिना झिझक जवाब देती है, मुझे सब साफ सुनाई दे रहा है,
क्योंकि आज से ज्यादा क्लियर माइंडेड मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं रही। इसके बाद वह मोची द्वारा दी गई स्वॉर्ड निकाल लेती है। अब मुझे समझ में आता है कि केन कैसा फील करता होगा। फिर वह स्वॉर्ड सीधा सिल्वारा की तरफ तान देती है। खुशकिस्मत हो कि मेरे पास केन जैसी पावर नहीं है, वरना आज तुम्हारा आखिरी दिन होता। जिस पर सारा तुरंत मासूम बनने का नाटक करती है। सेराफेन, तुम्हारी बहन पूरी तरह किसी स्पेल के असर में है, हमें इसे यहीं रोकना होगा। सेराफेन अपनी बहन को देखती है जो अब उसे किसी अजनबी की तरह लगने लगी थी, और एक बार फिर वह सिल्वारा की बात पर विश्वास कर लेती है। वेपन नीचे रख दो, वरना जो आगे होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। ये शब्द यारा को पूरी तरह तोड़ देते हैं। अगले ही पल वह अपनी स्वॉर्ड अपनी ही गर्दन पर रख देती है। ठीक है, तुम लोग मुझे यहाँ रोकना चाहते हो, है ना? तो आज मैं यहीं मर जाती हूँ। यह देखकर सेराफेन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी बहन इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वह कुछ करना चाहती है, लेकिन यारा सेक्रेड किंग रेल्म की कल्टीवेटर होती है, और उसके हाथ में वह भयानक सोड भी होती है। उसकी बांह का एक छोटा सा झटका सब कुछ खत्म कर सकता है। यारा, प्लीज शांत हो जाओ, हम बात करके इसे सुलझा सकते हैं। जिस पर यारा ठंडी आवाज में कहती है, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा, मेरी जिंदगी मेरी है, उसका फैसला भी मैं ही करूंगी। तभी नोक्स, जो अब तक यारा के जाने के खिलाफ था, अचानक आगे बढ़ता है। सेराफेन, मत हिलो, मैं यारा को सबसे ज्यादा जानता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि वह यहीं रहे, लेकिन इस तरह नहीं। सेराफेन के अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा होता है। काफी देर बाद वह गहरी सांस छोड़ती है। ठीक है यारा, जाओ। जाने से पहले यारा आखिरी बार अपनी बहन की तरफ देखती है। मैं इस दरवाजे से बाहर जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। अगर तुम अभी भी मुझे अपनी बहन मानती हो तो मेरी बात पर विश्वास करो। सारा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह सिल्वारा की तरफ मुड़ती है और उसे जलती हुई नजरों से घूरती है। मेरा इंतजार करना, जब मैं काफी स्ट्रांग हो जाऊंगी तो तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। यह कहकर यारा एक टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट करती है, और अगले ही पल उसकी आकृति हवा में गायब हो जाती है।